नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी। आज मैं बात करने जा रहा हूं योगी हुकुम सिंह जी की। योगी हुकुम सिंह जी अपने आप में एक नाम है और वो नाम सिर्फ उनके प्रोफेशनल करियर की वजह से नहीं है, बल्कि उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं और जिस बेबाकी से वो अपना जीवन जीते हैं, उस बेबाकी का नाम है योगी हुकुम सिंह। कि हर विलन में एक हीरो होता है, हर हीरो में एक विलन होता है। ये वही दो पैसे हैं जो आज लोग कहते हैं कि दो पैसे का आदमी भी नहीं है। बोलते हैं ना, अरे यार ये आदमी पागल है क्या, इसने ऐसा किया। और वो पागल आदमी हमें बोलता है कि यार ये लोग पागल हैं। सभी पागल हैं, सब पागल हैं। और हर चीज में नंबर है, गुंडागर्दी में भी नंबर है। इनका घर जयपुर के मैप पे सबसे छोटा एड्रेस है। आप नाथ विला लिखेंगे, सीधा आपके घर पहुंचता है इंसान। तो जैसे ही ये क्वेश्चन उठा तो दैन तत्कालीन जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस थे, जिनकी मैं बहुत अच्छी गुड बुक्स में था और फ्रंट लाइन ऑफिसर्स में था, उनके लिए मैं आंख का कांटा बन गया। बिल्कुल। उन्होंने सर मेरे साथ हैं। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आइए मनोज जी, नमस्कार। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे आपके साथ मिलेंगे, आपसे खूब सारी बातें करेंगे, और आज भी आप देख रहे हो मुझे आज भी सर मैं जब एंटर किया हूं तो कुछ ना कुछ लिखते हुए ही मिले हैं। आज छुट्टी थी इनकी, आज ऑफिस शायद केस नहीं था आपका, तो हमने सोचा आपसे खूब सारी आज बातें कर लें। तो इंटरव्यू के लिए रेडी हैं सर आप एकदम? मैं बिल्कुल तैयार हूं। और आपको आने में दिक्कत और नहीं, काफी बहुत बहुत अच्छा। और आपके यहाँ आने के लिए तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंसान अंदर से मोटिवेटेड इतना रहता है। किसी से पूछना पड़ा हो या कोई और प्रॉब्लम रास्ते में? मैं एक बात और बताता हूं, इनका घर जयपुर के मैप पे सबसे छोटा एड्रेस है। आप नाथ विला लिखेंगे, सीधा आपके घर पहुंचता है इंसान, तो शायद प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आइए सर हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, और आज आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को पता लगेगी, क्योंकि सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको पहले इंटरव्यू में बता चुका हूं कि आज हम किनके साथ बैठे हैं। आप योगी हुकुम सिंह जी। सर मेरे को सबसे बात है कि इंटरव्यू शुरू करते टाइम ना बताना पड़ता है कि कौन क्या करते हैं, बट पर्टिकुलरली आपके केस में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि शुरू करना कहाँ से है। मतलब ये आप किताबें देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम एक पुलिस वाले का इंटरव्यू कर रहा हूँ, साहित्यकार का इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक लेखक का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आप एक्चुअली अगर मैं पूछूं कि योगी हुकुम सिंह कौन है? आपने कई सारी चीज़ें जो एक साथ कर दी, मैं शायद उनका सीक्वेंस से जवाब नहीं दे सकूं, लेकिन फिर भी मुझे कई बार जब आप इस तरह का सवाल करते हैं, कोई भी करता है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े लोगों के कोट्स याद आते हैं। दिलीप कुमार साहब की एक बात याद आती है, हर एक्टर में एक डायरेक्टर होता है, हर डायरेक्टर में एक एक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर एक्टर को सिखा रहा है। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म देख रहा था, तो एक साउथ इंडियन फिल्म है। मैं कभी कभी टेक्निकल और जो जासूसी की और रहस्य की ये फिल्में देखता हूँ, तो उसमें एक कैरेक्टर वो बोलता है कि हर विलन में एक हीरो होता है, हर हीरो में एक विलन होता है। ठीक है ना? तो यही चीज़, मैं पुलिस में हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, क्या हूँ, ये डिसाइड करना मेरे लिए भी शायद मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस में तो मैं बाद में आया हूँ। साहित्यकार मैं कभी समझता ही नहीं था कि कोई साहित्यकार होता है। हाँ, लेकिन साहित्य समाज की ये है, वो है, दर्पण है, इस तरह की कुछ चीज़ें सुनते रहते थे। लेकिन बचपन में भी और आज भी हम टीवी में देखते हैं, तो कई बार वो चित्रा त्रिपाठी जी कौन हैं, वो बोलते हैं कि वाट लगा दूंगी, खाट खड़ी कर दूंगी, कहीं ना कहीं फिर तुकबंदियाँ करते हैं। जी जी जी। तो ऐसी ही तुकबंदी हुकुम सिंह ने भी बचपन में शुरू की। मैं कभी नहीं भूलता अपने उस आदर्श को कोट करने का। मेरे मामा जी प्रिंस कौशल जी ने कहा जाता था, मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट रहे, और हर चीज़ में, स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में, बाकी और सब चीज़ों में बहुत। लेकिन वो शायरी भी किया करते थे, और उनकी शायरी की मेरे पास में मेरा एक बॉक्स पड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें धरोहर के रूप में रखी हुई हैं। तो उनसे बात करने में और उनसे सीखने में, तो तुकबंदी जो किया करता था वो थोड़ी थोड़ी सी पॉलिश कर दिया करते थे। समय आया, समय के आने के साथ सबके जीवन में जो भी कोई प्रेम कहानी कह लीजिए या हादसा कह लीजिए होता है, हाँ। वो फिर भावनाएं अलग तरह से शब्दों में पिरोई जाने लगी, और वो बचपन से ही शुरू हो गई। वो जो डायलॉगबाजी में तुकबंदियाँ की जाती थी, वो डायलॉगबाजी की तुकबंदियाँ धीरे धीरे 4-4 लाइन की आकृति लेने लगी, और उन 4-4 लाइन की आकृति के बाद में
और ये मतलब छठी सातवीं क्लास, पांचवी क्लास से ही शुरू हो गई थी छठी चीजें? सातवीं से शुरू हो गई थी। अच्छा। इनफैक्ट बीज तो मैं कहूँगा 5वीं क्लास में पढ़ गया था, और मैंने अपनी अपनी किताब में भी कहीं पर 100% उसका जिक्र किया है कि मैं अपनी बचपन की उस दोस्त को नहीं भूल पाता। नाम मैंने कभी नहीं लिखा, मेरी डायरीज में कहीं पे लिखा हुआ हो तो जब मुझ पर रिसर्च होगी कभी तो ज़रूर उसका नाम आ जाएगा, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में दोबारा उसका नाम नहीं लिया। और ये इस किताब में मैंने अपनी में सबसे पहले उसका जिक्र किया अरे है वाह। कि कहीं ना कहीं पर मन में आज भी उसके लिए एक बार मिल लूँ, एक बार बात हो जाए। ये पर्सनल एक तरह से वो आप समझ सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, तो तो आपको अगर 5वीं नाम से पता करना हो तो 5वीं ये से शुरू है। इसमें किताब नाम है। नहीं है। अच्छा, नाम इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं नाम है? कहीं नहीं है। ओके। नाम मेरी किसी डायरी में जरूर है लिखा हुआ। नाम जहन में है। नाम जहन में है। तो बस वहाँ से एक जो भावनाओं का, एक शब्दों का पिरोना शुरू होता है, वो पिरोते पिरोते धीरे धीरे जो शब्द आकार लेते चले गए, जज्बात अपने शब्दों में ढलते चले गए। तो कई सारी चीज़ें तो लिख करके और कहीं पे आटे के पीपे में छिपा दी, कभी कहीं और छिपा दी, कभी कहाँ छिपा दी, वो खो भी गई। तो बहुत कुछ तो खो गया, लेकिन जो बच सका है वो भी आज जितना लैपटॉप में सेव हो सका है, और जितना मेरी ये जो बाकी कच्ची पक्की डायरीज हैं इनमें से अभी मैं उसमें कंपाइल भी करता जा रहा हूँ। नित नई जो नया सृजन हो रहा है वो भी कहीं पे सेव होता जा रहा है। लेकिन इस डिजिटल एरा में कंप्यूटर के आने से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है। हाथ से लिखने की आदत ज़रूर छूट गई, लेकिन अगर हाथ से लिखे की आदत की बात करें तो मैं आपको अपनी उस समय की जो उर्दू में लिख लिया करता था, उर्दू जब सीखी, मैं आपको बता दूं, जो मद्दाह शाह की जो डिक्शनरी मैं लाया, इसके साथ में उर्दू के 5 कायदे भी लाया। अच्छा। ये अपना मोती डोंगरी रोड पर ही मुस्लिम मुसाफिर खाना में मिस्कीन बुक डिपो है, उनसे ही उन्हीं के यहाँ से लाया था। अच्छा। वो 5 कायदे ला करके और मैंने उर्दू के अल्फ़ाबेट्स से सीखना शुरू किया, शोशे बनाए, फिर उनको लिखना। जब लिखते हैं तो पढ़ना भी आ ही जाता है। तो मेरी ये इतनी पुरानी जो डायरी आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने साइड में एक तरफ उर्दू में लिखा, एक तरफ हिंदी में ये लिखा। कौन से सन की डायरी होगी? ये डायरी तो 79 की है। 79? ये तो 79 की है डायरी। तो ये साथ साथ मैं उर्दू में भी लिखता रहता था इसमें। लगभग 42 साल के आसपास हो गए जी। ये उर्दू में लिख दिया, नीचे उस तरह से लिख दिया जी। कमाल है। उर्दू में जितना लिख सकता था वो उर्दू में लिखता चला। अच्छा, लिख भी रहे थे आप उर्दू में लिख भी पढ़ने रहा। के साथ साथ? हाँ, कमाल है ये। मतलब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, और मेरे लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये धरोहर आपने पिछले 40-42 सालों से सहेजा है मैं इसमें किसी भी अपने तरीके से। छोटे ये बेटे को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि हुआ तो ये था कि 1981 की बाढ़ में बहुत कुछ पारिवारिक संपत्ति और विरासत भी बहुत सारी डैमेज हुई। आप भी प्रभावित, ये आपका मैं एरिया भी प्रभावित मैं था? उस वक्त जोधपुर में राताना में मैं फोरराज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी की एक यूनिट होती है, उसमें मैं फ्लाइंग एंड कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट्स के फ्लाइंग और कंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्टर था। अभी ये मज़े की बात है कि मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स था, लेकिन इंटरेस्ट मेरा एविएशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। और ये मतलब माफ कीजिएगा पर ये बहुत बड़ा ये द्वंद नहीं लगता है आपको कि ये इतना बड़ा है कि पिताजी ने मार मार के मुझे अकाउंटेंट बनाना चाहा था। आज मुझे जनरल एंट्रीज नहीं आती है जी अकाउंट्स की, अच्छे नंबरों से पास हुए वो रिकॉर्ड है मेरे पास में। बट मेरा एयरक्राफ्ट की अगर आपसे बातें करते हैं तो आपके टिप्स पे ऐसे टिप्स पे आज भी मेरे को भी लगता है कि मैं उससे दूर हुआ ही नहीं हूँ। आज भी मैं फ्लाइंग की बातें करता हूँ, आज भी मैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ, आज भी एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये सारे मेरे मतलब अभी तक कहीं पर छूटा नहीं है मुझसे। मतलब हम बात कर रहे थे दुनिया आज ड्रोन उड़ाने लगी है, आप 1977-78 में इनके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ड्रोन की तो मैं इतना सा कहूँ कि आज हमने जिससे ड्रोन नाम दिया है, हम रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट बोला करते थे, आरसी। और जर्मन से फुटाबा का एक रिमोट कंट्रोल सेट आया करता था, सिंगल चैनल, डबल चैनल एंड मल्टी चैनल। सिंगल चैनल में ये होता था कि उससे केवल एलिवेटर को यूज़ किया करते थे, एलिवेटर को कंट्रोल करते थे, तो टेक ऑफ एंड लैंडिंग ये की जा सकती थी। अब उसमें डबल चैनल हो गया तो उसमें रडर, जिससे कि टर्निंग होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट सीधा सीधा चला गया तो फिर वो वापस लौट करके कैसे आएगा, तो उसमें टर्निंग के लिए रडर को भी प्रयोग करना और उसी के साथ में थ्रोटल कंट्रोल का। तो ये डबल चैनल से हम काम लिया करते थे। और मल्टी चैनल, उसमें एक एयरक्राफ्ट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, मूवेबल पार्ट्स, उन सब को कंट्रोल कर सके वो मल्टी चैनल 6 चैनल तक का होता था। उसमें एलिरोन्स भी होते थे, फ्लैप्स भी होता था, इंजन कंट्रोल भी हो गया, रडर एलिवेटर भी हो गया, और एक एक्स्ट्रा सर्वो इसलिए होता था कि उसको अगर कोई सर्वो खराब हो गया तो उसको यूज़ किया जा सके। हमने उस समय भी इस चीज़ को एक होता है ना, हर हीरो में एक विलन होता है,
तो हमारी उस अच्छी बात में भी दिमाग में खुराफात ही होती थी कि यदि हम कहीं पर कुछ डैमेज करना चाहें तो कैसे करें। तो एयरक्राफ्ट की फ्यूजलेज 5 फीट का एयरक्राफ्ट है हमारा, सिताब्रिया, मेरे को अब तक नाम याद है, और उसकी फ्यूजलेज 9 इंच के करीब और 6 इंच, 2 मॉडल आते थे, वो मोटी है, उसमें बिल्कुल बॉक्स टाइप फ्यूजलेज है। उस बॉक्स टाइप फ्यूजलेज में हमने नीचे की तरफ एक फ्लैप लगा दिया और उसको सर्वो मोटर से जोड़ दिया, जिससे कोई रिमोट कंट्रोल से हम उसको फ्लैप को डाउन कर सकते हैं, तो उसमें रखी हुई चीज़ नीचे गिर जाएगी। अच्छा, उसमें चाहे बॉम्ब रखो, चाहे बॉम्ब रखो, चाहे कुछ भी रख लीजिए, आप फूल ही रख लीजिए। ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन स्टेडियम पर कई बार दिया, जब हमें 26 जनवरी 15 अगस्त पे बुलाया जाता था एनसीसी कैडेट्स को, हमने कई बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया और फूलों की वर्षा की। बाद में जब पुलिस में आ गए 1984 में, और उसके बाद में भी मेरी यूनिट के लोग तो करते रहे ना यहाँ पर, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीजन से हमने उसको, उस डेमोन्स्ट्रेशन को बंद कर दिया। अदरवाइज़ मेरे को बहुत अच्छे से याद आती है अपनी जीवन की विगत बातें। तो मैंने हमारे जो मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ, आज उनको याद करते हुए मैं श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक भी हो रहा हूँ, डीके दत्ता एंड वीपी भटनागर साहब। वीपी भटनागर साहब को जब मैंने बताया, मैंने सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में इस तरह से बॉम्ब गिरा सकता हूँ। अरे बोले कैसी बातें करता है, पुलिस की सर्विस में आने के बाद में। और जब उनको लगा कि नहीं हुकुम सिंह सही कह रहा होगा, तो उसने बोला कि करके दिखा, प्रैक्टिकल करके दिखा। तो उस वक्त हमारे जो भी यहाँ पे ऑफिसर कमांडिंग हुआ करते थे, मुझ पर बहुत फेथ किया करते थे, उनसे मैं आपको बता दूँ, रिमोट कंट्रोल फुटाबा का जो आया करता था बहुत कॉस्टली होता था। उस वक्त लोगों की 4 फिगर में इनकम ऐसे होती थी जैसे बहुत बड़ी बात है। और कितने का लगभग आता था? 12-13 हज़ार रुपए का वो फुटाबा जमाने में सर 12-13 हज़ार। और जर्मनी का वो हुआ करता था। आज भी हम उन लोगों के पास में हैं, आप वनराज एयर स्क्वाड्रन में चले जाएं तो उन लोगों के वो बच्चों को सिखाते हैं। हालांकि आजकल तो सिमुलेटर पे सिखा रहे हैं, बात साइड ट्रैक हो जाएगी। तो मैं बताऊं कि मैंने परमिशन लेकर ओसी साहब से, सीओ साहब से, और वो रिमोट कंट्रोल वाला सिताब्रिया का एयरक्राफ्ट 5 फीट लंबा, उसका विंग स्पान भी ज़्यादा बड़ा होता है, जब 5 फीट की फ्यूजलेज है तो विंग स्पान भी उसी तरह से, उसमें वो सारा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने उनको दिया। और उसके बाद से फिर ये जो यहाँ पे स्टेडियम पे हम फ्लाइंग किया करते थे, वो रिमोट कंट्रोल वाली फ्लाइंग बंद की गई। अरे वाह। बट सर एक बात बताओ मुझे, बीकॉम आप पढ़ रहे थे, मन आपका लिखने और साहित्य में, एरो साइंसेस एकदम से कहाँ से लूप इन हुई? मतलब ये इंटरेस्ट? मैं 9th क्लास में था पोद्दार स्कूल में, और उससे पहले मैं बहुत अपने आप को बताने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। 8th तक मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी, मैं पूरे स्कूल में नहीं, आसपास की सारी स्कूल्स में टॉप किया था। मैं बताया कि मैं महावीर स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन फादर के जानकार और मित्र सांगानेर के हैं हम लोग, तो 2 टीचर जो थे, कल्याण साहिब जी और रूप नारायण जी शर्मा जी, तो बोले नहीं छोरा नांडा भर्ती करा। अच्छा, तो महावीर स्कूल सी स्कीम वाली? महावीर स्कूल सी स्कीम। अच्छा, साइंस लेना चाहता था, लेकिन फादर के लिए अकाउंटेंट बहुत बड़ी चीज़ थी। फादर फोरमैन थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, नला पावर हाउस में फोरमैन थे, और क्योंकि तनख्वाह उस वक्त कैश में मिला करती थी और इस तरह से, तो अकाउंटेंट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़। बच्चा सेट हो जाएगा, बच्चा नहीं, अकाउंटेंट बनाना चाहता था, सपना वो था, अकाउंटेंट का वो था। तो मैं बनना चाह रहा हूँ इंजीनियर, मुझे चाहिए थी साइंस मैथ्स, लेकिन मुझे कॉमर्स दिला दी गई। और वहाँ पे रहते हुए एनसीसी में, अब वहाँ पे पोद्दार स्कूल में, इस बात को याद रखना, मैं कभी कभी जब साइड ट्रैक होते हैं तो मेन सब्जेक्ट से अपन डिफर होते हैं तो भूल जाते हैं। तो उस वक्त पोद्दार स्कूल का हर चीज़ में रिकॉर्ड था, राजस्थान की सबसे बड़ी स्कूल थी। आज जो आपका राधा कृष्णन मेनन लाइब्रेरी है और एनसीसी यूनिट के बीच में जो सौम्य मार्ग है, वहाँ तक स्कूल थी, मतलब डबल फुटबॉल ग्राउंड और स्कूल की ये बिल्डिंग, और पीछे पॉलिटेक्निकल कॉलेज, वहाँ तक ही हमारी प्रीमाइसेस हुआ करती थी। तो राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल, और हर चीज़ में नंबर 1, गुंडागर्दी में भी नंबर 1। हमारे जाने से पहले 72-73 में जब मैं 9th में गया हूँ वहाँ पर, तो उससे पहले राजस्थान कॉलेज और पोद्दार स्कूल के आपस में लड़ाई हो गई थी। राजस्थान कॉलेज के तो एक हरजीत सिंह, मैंने उनको देखा नहीं लेकिन बताया गया था हमें, हरजीत सिंह ऊपर स्पोर्ट्स रूम में जाकर के जेवलिन थ्रो करते ना, जी, उसको तोड़ करके दोनों हाथों में बांधा उसने, और ऊपर से कूद करके, और राजस्थान कॉलेज के जो नेता हुआ करते थे उनके मारना शुरू किया, तो लोग भाग गए थे। इतनी बड़ी गुंडागर्दी वहाँ पे। उस स्कूल में मेरी एक तरह से शुरुआत होती है। वहाँ पे जैसा कि स्कूल के बच्चों के साथ में झगड़ेबाजी और ये चीज़ें होती है, मेरे भी हुए, और उसमें मैंने हमेशा लोगों को ठोका पीटा, कुछ भी कह लीजिए, उसको पुलिस की ठोकाई पिटाई से जोड़ मत देना, ये तो एक बच्चे में वो जो अंदर का दुस्साहसी बच्चा हमेशा रहता है। वो मैं भी 3 मंजिल से ऊपर से तो नहीं कूदा, लेकिन दूसरी मंजिल 9th J मेरा सेक्शन होता था, और बिल्कुल इस तरफ जो कॉनेडिया कॉलेज के पास वाला जो कॉर्नर है वो मेरा रूम हुआ करता था। कभी भी मैं स्कूल से छुट्टी हो या खेल घंटी हो, अपन बोलते थे रिशेष,
तो कभी भी सीढ़ियों से उतर कर जाता, सीढ़ियों से जरूर था, उतरता कभी सीढ़ियों से नहीं कूदना था, था। ऊपर से कूदना था। जीवन की थड़ी हुआ करती थी पोदार स्कूल के कोने पे, गांधी जी की मूर्ति, अब तो वो नहीं जी। है। तो चाय पीने जानी है, रिसेस में जाना है, कुछ खाना है, तो कूद करके ही जाया करता था। तो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर वहाँ पे CPS श्रीवास्तव साहब, हमारे पार्ट टाइम ऑफिसर NCC के, उन्होंने रूप नारायण जी और कल्याण साई जी जो मेरे फादर के थे, पिताजी से जब कहा कि बेटा इस तरह से हो रहा है, जरा संभाल लो, तो CPS श्रीवास्तव, छैल बिहारी श्रीवास्तव साहब, मेरा जो जूनियर है रोहित श्रीवास्तव, उसके फादर हैं, थे। उन्होंने मुझे, वो NCC में पार्ट टाइम ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे NCC में लिया। और उसके बाद से जो मेरी सारी जो कतरब्यौत होती है, फालतू चीज़ें हटनी शुरू होती है, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। वहाँ से जो B सर्टिफिकेट करके निकले तो कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में गए, और कॉमर्स कॉलेज में वापस एक बार जब आपका टेम्पो बन जाता है किसी चीज़ का अच्छी तरफ जाने का, तो फिर आप चलते रहते हैं। इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट ना। और वहीं से सुरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, आज ईश्वर ने उनके बेटे को बुला लिया, एडवोकेट थे हमारे साथ में, वो सबसे पहले हमें उन्होंने एविएशन के बारे में बताना शुरू किया। अच्छा। सुरेंद्र आज भी हैं वो, 92-95 हैं। ओके। ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, आज भी हैं वो, और बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत प्यारे इंसान, दिल के बहुत सॉफ्ट। उन्होंने हमें सबसे पहले एविएशन के बारे में बताना शुरू किया। जो 9th क्लास में कैंप्स में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया था। और फिर कॉलेज में जाने के बाद में जब वहाँ पे हवाई जहाज़ के बारे में सीखना शुरू हुआ, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरेस्ट एविएशन में चला गया। और वहाँ पे उस वक्त, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन आज भी मेरे जो कलीग हैं, मेरे साथी हैं, वो बोलते हैं कि जो अचीवमेंट्स मेरे थे वो आज तक किसी और के नहीं हुए उसमें। और दोनों हाथ से हवाई जहाज़ को, एक मॉडल होता है सिर्फ जिसको एक हाथ से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल लाइन से, लेकिन मैं दोनों हाथ से 2 हवाई जहाज़ उड़ा सकता था। अरे वाह। और उनको डॉग फाइटिंग करा सकता था, वो आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया। लोग आप देखते हैं ना, कई बार आप टीवी पे भी आती हैं कि दोनों हाथ से लिखने वाले, जी, जी, 3 इडियट में, तो मैं दोनों हाथ से कंट्रोल करने वाला। और वहाँ पे वहीं पे रहते हुए मैंने अपना जो ग्लाइडिंग में सोलो किया। एक बात बताओ सर, मेमोरी शार्प करने के लिए, इतनी शार्प मेमोरी की 5वीं क्लास से लेके आज तक आपको ऐसे, मतलब आपको मैं देख पा रहा हूँ जोर भी नहीं देना पड़ता दिमाग पे कि ये तारीख कब थी, कुछ स्पेशल करते हैं या सीखने का तरीका अलग था? तारीख तो याद नहीं, हाँ ईयर आगे पीछे हो सकता है, साल 6 महीने, लेकिन हाँ मेमोरी शार्प करने की जो आपने बात पूछी मनु जी, मैं एक योगी परिवार से हूँ, और योग साधना हमारी मतलब एक तरह से विरासत में चली आ रही है। हमेशा जीवनचर्या का हिस्सा ही रही है। का हिस्सा रहा है। दादाजी को करते हुए देखा था, पिताजी को करते हुए देखा, पिताजी ने हमें सिखाया, और मैं अपने बच्चों को बताया। और मेरे बच्चों, आज मेरे कोई पोता पोती अभी नहीं है, होने वाले हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे हैं, सब लोग मेडिटेशन, हालांकि उस भावना से कह लें या उस अनुशासन से कह लें, उतना नहीं है कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना और ये सब करना, वो मैं करता हूँ। और वो मेरी एक आदत शुरू से है कि मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा रहा हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में। आज की पोजीशन पे न जाए, आज क्योंकि मैंने, मेरा लेखन वाला जो काम है उसकी वजह से मैंने सब छोड़ दिया। नहीं, बट आज की पोजीशन में भी यू लुक टू यंग। बात अपन याददाश्त की बता रहा हूँ कि याददाश्त कैसे रहती है। आप मेडिटेशन अगर करते हैं, मैं तो कृष्ण को बोल रहा हूँ कि कृष्ण ने जो योग सिखाया गीता में, कोई बोलते हैं ना कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु, ये उसका मूल है, मूल नहीं है उसमें। मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ चीज़ों को, हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को आंख मूंद करके और विश्वास कर मान लिया जाए। उसको मैं ये देखता हूँ कि यार बात तो कुछ और कर रहे थे, बात कहीं और चली गई। तो अभी याददाश्त की बात बता रहा हूँ। तो मेडिटेशन जो कृष्ण ने सिखाया, वो मेडिटेशन हमारे गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी ने बहुत पहले, हजारों साल पहले हम इंसान को, मानव समाज को, दुनिया को दे रखा है। तो वो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्वालिटीज़ हैं उनको इतना एनहेंस कर देते हैं कि अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो जो सिद्ध पुरुष हैं, वो लोग तो, उनका तो 24 घंटे यही काम है कि वो मेडिटेशन करते रहते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर कुछ समय ही दे पाते हैं, पूरा नहीं दे पाते, 10 मिनट, लेकिन अगर आधा घंटा मैक्सिमम दे पाते हैं। लेकिन होता इतना अच्छा है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो इतना आनंद आपको आ रहा होता है कि आप उससे बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन फिर अंतर मन में एक जो अंदर चलती रहती है कि मेरा ये टास्क है, वो टास्क है, तो वो आपको उसमें से वापस खींच लाता है बाहर,
और फिर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा मैं दे पाता हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को याददाश्त तेज करनी है, ये जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम, ये कहा जाता है योग करने से कार्यों में कुशलता आती है। तो आप कुछ भी काम कीजिए, अगर तीर चलाने वाला योग संधान करके और तीर चलाता है तो निशाने पे लगता है, सटीकता और सटीकता बेहतर होती होती है। कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं हम, जब फायरिंग करते हैं हम तो यही बोलते हैं ना, टारगेट पे कंसंट्रेशन करो, आपकी नजर नहीं मिलनी चाहिए, ये वो चिड़ी की आंख वाली बातें। तो योग का मतलब है संधि, संधि का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ना, और योग का मतलब है कि आप आत्मा को परमात्मा से, कई सारे बहुत बड़ा शब्द है योग। तो योग से कार्य में कुशलता आती है। क्रक्स की बात ये है, याददाश्त भी बढ़ती है। तो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से ऐसे कोई दवाइयों की और उनकी बातें करते बेकार है, होगी, मैंने कभी नहीं ली। मैंने दवाइयाँ जीवन में बहुत कम ली हैं। क्या बात है। जब एविएशन में थे आप, नौकरी 3 साल की जोधपुर में हो गई, फिर पुलिस में आना, मतलब कभी नहीं सोचा कि वही करियर होगा अब? तो मैं बहुत मतलब बताया ना, आदमी पागल भी होता है, पागलपन भी आता है, सनक भी होती है कभी कभी, और आदमी जीवन में कभी कभी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को छोड़ भी देता है जी। और उसकी वजह होती है उसकी व्यक्तिगत जो एक अंदर कहीं ना कहीं पे भगवान ने हम सबको इस तरह से बनाया है कि कहीं पे आप समझौता कर लेते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। रही ऐसी ही कोई बात कि मैं छोड़ करके आ गया वहाँ से, और मैंने जिस दिन छोड़ा उसके दूसरे दिन मैंने यहाँ पे, अच्छा, वो भी जिद की वजह से? कि जिद की वजह से छोड़ दी। कारण मैं नहीं पूछूंगा, बट ये मतलब ये भी हौसला ही होना चाहिए ना इंसान का कि हाँ बिल्कुल कुछ तो मैं कर ही लूंगा, बिल्कुल, बट झुकना यहाँ झुकना नहीं है। नहीं, बस वो मैंने कह रहा आप झुकेंगे भी कैसे सर? मतलब मैंने भी सुना इनके बारे में, आप भी साइकिल से कभी दिल्ली निकल गए हैं, कभी कुछ एक्सपीडिशंस हैं। अपने उसी समय की बातें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अनुशासन जो मैंने वहाँ पे रह करके सीखा। मैं कहता हूँ दुनिया में शायद कोई दूसरी इंस्टीट्यूट नहीं होगी जहाँ पे घर के अलावा, बोलते हैं घर बड़ा स्कूल है, लेकिन घर में अगर मैं बिगड़ चुका था, मारपीट बहुत ज़्यादा करता था, किसी की ए नहीं सुननी, किसी की तू नहीं सुननी, ज़रा सी बात पे ठोक पीट कर देनी। तो वहाँ पे रहते हुए पहला एक्सपीडिशन हमने किया, यहाँ अपना अल्बर्ट हॉल है जयपुर में, रामनिवास बाग में, यहीं से हम लोग गए थे। 30 लड़के थे हम, और चंदनमल बैद उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। दिलबाग सिंह जी हमारे एक एयर कमोडोर थे, वो यहाँ पे हमारे एनसीसी में डायरेक्टर, राजस्थान के अलग होते हैं और दिल्ली में नेशनल लेवल के अलग होते हैं। उन्होंने हमें सी ऑफ किया था यहाँ से, और जयपुर से दिल्ली गए। फिर एक एक्सपीडिशन दोबारा हुआ, दोनों, मैं जूनियर होते हुए भी मैं लीडर था उसमें, और दूसरे वाले में भी मैं लीडर था। वो भी डेफिनेटली मेरे पास में होना चाहिए, मैंने बहुत संभाल के रखा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा शायद मेरे बेटे ने संभाल के रखा, लेमिनेट करा के रख लिया उनको, तो वो मेरे पास में होना चाहिए। ये आ गया आपका जयपुर टू लखनऊ, ये जयपुर टू लखनऊ का है, साइकिल से। हमारे इंटरव्यूज़ में ये जो साइकिल वाली कहानियाँ हैं ना, हमको खूब मिल रही हैं, और ये सच्ची मोटिवेशन है। हमें लगता है हम यार बाइक से भी निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 किलोमीटर चल पाते हैं यार, आप लोग साइकिल से जयपुर से लखनऊ। पहला किया था जयपुर टू दिल्ली, एंड देन सेकंड हमारा हुआ जयपुर से लखनऊ। दूसरे वाला मिल नहीं रहा, होना चाहिए कहीं पर। कमाल है सर। ये तो पुलिस में तो मतलब बहुत अलग तरह की चीज़ें रही यहाँ पे रहते हुए। देखिए वहाँ पे शायद ये सर्टिफिकेट उस वक्त थे भाषा विभाग के, ये जिसमें मैं स्टेनोटाइपिंग में राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन 2 बार कंटिन्यूसली। और जब ये हुआ था तो SBBJ ने मुझे ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट कीजिए, आप पुलिस से पहले की। ये तो स्कूल टाइम की बात है। अच्छा, कि आप क्लर्क ज्वाइन कर लीजिए और फिर बैंकिंग में करियर बना लेंगे। बैंकिंग में करियर बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा मैं बाबू नहीं, पिताजी की इच्छा तो पूरी हो जाती है। कमाल था। तो फिर आप जब पुलिस ज्वाइन करी जी, तो यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई, मतलब? हाँ, यहाँ मैं अपने लाइफ का बहुत गोल्डन पीरियड, लोग बोलते हैं कि साहब कमाई का टाइम होता है, और जैसी भी आज की व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था शुरू से हमारे यहाँ पे रही है। लेकिन इंटेलिजेंस को मैं अपने जीवन में ये मानता हूँ मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा, और जो राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना कूट करके मेरी उस स्कूल टाइम में एनसीसी ने भरी, और फिर उसके बाद में मैं दूसरे अपने जो जूनियर्स थे उनमें भरने के लिए जोधपुर रहा।
वहाँ पे भी मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मेरे पास में कॉलेज के और यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे और जो बिगिनर हुआ करते थे एयरफोर्स में भी, उन लोगों को भी हम जाया करते थे देने के लिए लेक्चर। लेकिन इंटेलिजेंस में आने के बाद में जब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जाना और चीज़ों को समझा कि कहाँ पर हमारा देश किन चीज़ों से कमज़ोर है और हमें हमारे जो समाज में क्या वैल्यूज़ को डेवलप करना है, इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो इस इंटेलिजेंस में रहते हुए जाना। अब लगातार 28 साल फिर अगले आपने ये किया लगभग। डिप्टी एसपी बनने तक मैं इंटेलिजेंस में रहा और यहाँ रहते हुए शुरू में तो बहुत छोटी मोटी बातें होती रही और टेक्निकल सेल का इंचार्ज रहा। वीपी भटनागर साहब ने काफ़ी कुछ मुझे उसमें साउंड किया। जो एविएशन साइड में साउंडनेस थी मेरी, वो दूसरे और फील्ड में भी डेवलप हुई। मतलब वो आपकी इंजीनियरिंग तो साथ साथ वो साथ चली साथ है। वो साथ साथ चली है, वो साथ साथ चली है। फील्ड बदल गया, एविएशन की जगह पे दूसरी चीज़ सीखना ज़्यादा आसान हो गया था ना उस सीखना वजह ज़्यादा से कि आसान हो तुरंत गया चीज़ें समझ में आ रही थी। तो यहाँ गोल्डन लाइफ, अपना गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ मैंने इंटेलिजेंस में बिताया, इंस्पेक्टर रहने तक। और यहाँ रहते हुए शुरू में तो बहुत एक होता है कि आदमी को जज भी किया जाता है कि ये इस आदमी को कोई सीक्रेट टास्क दिए जाए या नहीं दिए जाए। और एस्पियोनेज जो मेन काम है इंटेलिजेंस का, दुश्मन देशों से और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी किस तरह से चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, उस फील्ड में इसको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसकी बाकायदा वॉच होती है। हाँ, ऑब्वियसली। उससे पहले नॉर्मल चीज़ें करते रहते हैं, उनको नॉर्मल टास्क दिए जाते रहते हैं। लेकिन मुझे सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट से मतलब है, ऐसा नहीं होता कि कोई सिलेक्शन होता है, लेकिन बाद में आपको टास्क देना शुरू किया गया तो मतलब यह है कि आप उस काम के लिए सेलेक्ट हो गए। तो बाद में काफ़ी सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशंस मैंने जो किए, वो मैं अपने आप से संतुष्टि होती है, चाहे उनको कहीं पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली हो। ये एक बहुत बड़ा मुझे भी लगता है कि मतलब इतने प्रेशर में चीज़ें होती हैं जहाँ हर पॉइंट आपको नहीं पता कि आप शाम को रहेंगे जिंदा कि नहीं रहेंगे। ये तो रोजाना की बात है, रोजाना की बात है और उसके बाद कोई रिकॉग्निशन नहीं। अगर किसी टास्क में आप गए हैं, किसी ऑपरेशन में गए हैं, और मनु जी ऐसे टास्क जिनमें आप हथियार के नाम पे आपके पास में शेविंग ब्लेड नहीं है, सीआईडी इंस्पेक्टर हो गए साहब और हाथ में तमंचा लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं। हाँ, कहीं पे आप अगर सिर्फ एक लेमैन की तरह से कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर आपके पास में सर्विस रिवॉल्वर हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम कर रहे हैं आप। मैं ऑर्गेनाइजेशन को और जरा सा डीप कर दूँ शब्द को, किसी आतंकवादी के घर में घुस करके आप जासूसी कर रहे हैं, वहाँ पे हथियार थोड़ी लेकर के जा रहे हैं, नहीं ले जा सकते। आप घर में घुस के उसके या तो मेंबर बन के कर रहे हैं या उसके नौकर बन के कर रहे हैं। ऐसा एक टास्क जो सबसे पहला मैं अचीवमेंट मानता हूँ, बाकी और दूसरे तो रहे ही। इस टाइम एज क्या रही होगी आपकी? मैं रहा हूँगा 28-30 और 30 से 31 साल का रहा हूँगा। और वो टास्क मैं उसको और एलाबोरेट कर दूँ, नवनीत सिंह कांदिया को मारा जा चुका था, नो डाउट, उसमें भी हमारा अलग काम था, वो मारा जा चुका था। उसके बाद में सुमन सूद, राय सिंह लाहौरिया, हरनेक सिंह भट्ट और वो एक बच्चा, वो भाग चुके थे, ठीक है, और उनकी लोकेशन हमें कहीं से नहीं मिल रही थी जी। एक इंटेलिजेंस इनपुट आया कि जयपुर दिल्ली पर कहीं पर किसी एक मकान में उनका हाइड आउट हुआ करता था, दिल्ली से जयपुर आते टाइम और जयपुर से दिल्ली जाते टाइम वो वहाँ पे रुका करते थे। अच्छा, वो भी सूचना थी उसको एक तो डेवलप करना, उस जगह को ट्रेस आउट करना, फिर उस जगह पर रहते हुए उन लोगों पे वॉच करना जिनका वो मकान था। तो उस काम के लिए मुझे चुना गया। उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया रही, बड़ा कहानी रही कि लोग बागों ने ऐसा, मेरा तो माँ भी मारा, किसी ने बच्चा भी मार बताया, किसी ने क्या बताया। और ये पुरानी कहानियों में सुनते हैं ना, बीड़ा उठाना, पान उठाना, वो पान हमने उठाया कि हम करेंगे साहब, साहस अपन तो हमेशा से रहे हैं कि हाँ जी करना है। मैंने कहा 3 महीने तक मैं उस टास्क में रहा और उस वक्त मैं उनके घर पे नौकर बन करके रहा, नौकर बन उनके घर में आप घर में रहा। और उस वक्त अब आप एंट्री कैसे मिली घर में, मतलब उसकी एक बहुत अच्छी बात आपने कही, इंटेलिजेंस में काम करने का तरीका बाकी और दूसरी तरह से जासूसी नहीं होता। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। कहीं पे आप ज्वेलर बन के जा रहे हैं तो ज्वेलरी की जितनी भी चीजें हो सकती है सब पता होनी सारी पता होनी चाहिए, ज्वेलर ही होने चाहिए, ज्वेलर होने चाहिए जी। तो ठीक इसी तरह से मुझे उस मकान में शिफ्ट होने के लिए एक गुर्जर परिवार की मदद की जरूरत पड़ी। कारण ये था कि वो जो परिवार था पहले उनके यहाँ पे किराए रहा था, अच्छा, और वो उनके एहसान लेते हुए जान पहचान थे, तो मुझे वो आदमी एस्टेब्लिश कर सकता था। तो हमारे एक साथी थे, वो सिकंदराबाद यूपी के रहने वाले थे,
गुर्जर थे, जी उनके पूरे परिवार का बैकग्राउंड मैंने आत्मसात किया। ठीक है, यहाँ अगर कोई गुर्जर हो तो वो सुन रहे हो तो समझ पाएंगे कि गुर्जरों में भी दो खाप होती है, खारी और लोअर। ये तो बेसिक बात होगी। खारी और लोअर में क्या होता है, ये तक जाना, फिर जिनका एंटायर हिस्ट्री रट ली आपने पूरी कंप्लीट। जिनका परिवार का बैकग्राउंड लिया था, 7 भाई थे, सातों भाइयों के नाम, सातों भाइयों की ससुराल, सातों भाइयों के गोत्र, उनके सालों की कहाँ पे शादियां हुई, इतनी स्टडी करके पूरा अपने आप कुछ को पूछ ले तो एक कुछ सेकंड भी में पूछ जवाब ले तो, है ना। कमाल तो उस आदमी की मदद लेने के लिए गुर्जर बन करके और उसके यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। वो भी एक लंबी कहानी है। कुल मिलाकर के उसके यहाँ पे सेट हो गए कि साहब छोरे को नौकर रख लिया, हाँ। यार कहीं पे कुछ खाना दाना, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, सारी कहानियाँ होती हैं। वो करके और लग गए साहब वहाँ पे। अब वो ट्रेस आउट ये करना था दया सिंह लावरिया, सुमन सूद और हरनेक सिंह पप का। फ़ोन होते नहीं थे, वो फ़ोन करते तो थे लेकिन होते कहाँ से थे। WLL सिस्टम होता था, वायरलेस लूप सिस्टम से फ़ोन किया करते थे। संतोष जैन नाम का एक दुकानदार था, उसके यहाँ पे WLL सिस्टम से लगा हुआ था। अच्छा तो वो परिवार वाले उसके यहाँ से जाके फ़ोन किया करते। अब परचूनी का, क्योंकि नौकर हूँ तो कभी कोई सामान लेने गया, कभी कोई सामान लेने गया। हमने किसी और हमारे जो सीनियर्स थे, हमें वो मुझे नहीं जानता कि ये जासूस आदमी है, अच्छा लेकिन वो टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किया करता मेरे को, लिस्ट देता मेरे को। और वो हमारा एक होता है लाइव लेटर बॉक्स, एक होता है डेड लेटर बॉक्स। इंटेलिजेंस की टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है। वो नंबर यहाँ वहाँ से मैं अपने एक साथी दूसरा था, एक डेड लेटर बॉक्स में डाल दिया करता। ये टर्म है, इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ से वो जो हमारा साथी है वो लेकर के जयपुर आ जाया करता। यहाँ पे जो हमारे चीफ थे वो उससे पता करते कि ये नंबर का, ये इस नंबर से तो फला जगह पे बात हुई है, फला से फला जगह, कॉन्फ्रेंस सिस्टम से बात होती थी ओके उस वक्त। तो फिर वहाँ से जेनेवा से कनाडा, ऐसे करके बात होती थी। तो लोकेशन इस तरह से ट्रेस आउट हुई कि ये लोग कहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है और इस तरह से लेकर के उस दिन हमारा टास्क पूरा हुआ और वहाँ से हम लौट करके आए। तो कहाँ बैठ के और कहाँ के, नहीं, उसकी तैयारी देखिए, मैंने 7 भाइयों के नाम, उनके ससुराल के गोत्र, उन सालों के नाम, सालों के, ये मतलब कहाँ इतना ज़्यादा। और कितने टाइम में तैयारी हुई इतनी, ये सब? ये 15 मतलब 12-15 दिन हमें लगे। सब कुछ आत्मसात, सारा कुछ आत्मसात, पूरा कुछ आत्मसात। गजब। और ब्लैक बेल्ट तब तक हो चुके थे आप कराते में या? ब्लैक बेल्ट हो चुका अच्छा, था। वो पहले ही ब्लैक बेल्ट में हो गया था 89 में। 89 में? 89 में हो चुका था मैं। ब्लैक बेल्ट का मेरे पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कराटे के भी बाद में कुछ चैंपियनशिप्स खेले? नहीं, या सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर्पस से? सेल्फ डिफेंस में ही रहा बस, पर्टिकुलर शायद ये ITBP से। अच्छा, मसूरी से करा? मसूरी, कमाल। मसूरी के वहाँ से किया था। जरूरत पड़ी वैसे कभी? ये मैंने यहाँ पे अपने कॉलोनी में भी लोगों को सिखाया, परिवार में बच्चों को सिखाया। उसकी ज़रूरत एक बहुत, जो डिपार्टमेंट में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, डिपार्टमेंट में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। तैयार हम रहे इस बात के लिए, लेकिन मुझे जहाँ पे काम आ सकी वो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने जो कुछ सिखाया वो मैं किसी को दे सका। और वो ऐसे दे सका कि यहाँ पे आसपास में स्कूल्स हैं और बच्चियों को छेड़ने वाले, टीजिंग करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं जी। और मेरी बच्चे भी जब पढ़ रहे हैं तो टीचर्स को पता है कि भाई इनके पापा जो है कराटे सिखाते हैं बच्चों को। तो उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग में मेरे से बोला, साहब आप तो पुलिस में हैं और यहाँ पे कोई पुलिस लगवा दो। मैंने कहा लगवा देंगे, लग भी जाएगी जी। लेकिन मैंने कहा कब तक, कब करना तो खुद ही पड़ेगा लास्ट किसी में। काम में किसी दिन किसी वजह से अगर पुलिस वाले नहीं आ सके, किसी ड्यूटी में चले गए तो बोले फिर क्या करें आप। मैंने कहा इन बच्चों को क्यों ना हम ट्रेंड करें। तो मैंने स्कूल में बच्चों को सिखाया, सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए, लड़कियों को खास तौर से। टीजिंग तो लड़कियों को करते हैं ना, उनको सिखाया। गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे, गोल चक्कर बोलते हैं उसको। तो उस स्कूल में मैंने बच्चियों को सिखाया और उसके काफ़ी फ़ायदे हुए। उसके बाद में जब जो टीजिंग करने वाले लड़के थे, किसी का टूट गए दांत और किसी का हाथ तोड़ दिया लड़कियों ने, तब चीज़ें ठीक हुई। तो वो जो सीखा वहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में तो मेरे काम नहीं आया, लेकिन यहाँ ज़रूर समाज को मैंने वापस दे दिया जो कुछ मैंने सीखा। बट आप भी कमाल है सर। मैंने सुना है आपके मोहल्ले वालों को तो बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं था कि आप पुलिस में भी काम करते हैं क्या? पुलिस में काम करने का तो यह है कि जब मेरे को प्रेसिडेंट मेडल मिला, अवार्ड हुआ
और न्यूज छपी, नाम छपा, फोटो छपी, उस दिन ये राज उस उजागर दिन लोगों को पता लगा कि अरे भाई साहब थे तो पुलिस में छो। नजरिया बदल गया होगा ना, नजरिया बदल मतलब गया। नहीं तो मैं इस जासूसी के काम में मैंने RST CST लिया हुआ था, अभी भी मेरे पास में है। अब तो RST CST वो कमर्शियल टैक्सेशन वाला जी। डिपार्टमेंट, ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन RST CST लेकर के सप्लाई का बिजनेस अपने आप को एक बिजनेसमैन शो कर रखा था। कमाया कुछ नहीं उससे, अच्छा, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में मुझे जासूसी करनी है और वो कई बार काम आया मेरे। तो सबको यही पता था कि भाई साहब तो व्यापारी आदमी व्यापारी हैं और आदमी अपना काम करते हैं अपना कुछ काम कुछ। करते हैं। तो कमाल जी। किसी को नहीं पता था। वो तो जिस दिन ये छपा कि साहब पुलिस मेडल मिल रहा है और फोटो छपी, उस दिन लोगों ने बोले भाई साहब अय्या जो, मैंने कहा उस दिन के बाद बदल ही गए उस दिन के बाद में। लेकिन आज भी आप कॉलोनी में किसी से पूछें, मतलब ये पास में अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखे हैं तो मैं समझाइश का तरीका जरूर रहा, लेकिन किसी पर ये रौब दाब करना ये मेरे को नहीं लगा कभी भी कि मैं इसको करूं। कमाल। अच्छा, इंटेलिजेंस में कभी ऐसे ऑफर्स आए हैं बड़े बड़े की? देखिए एक मैं इस आपकी इस इंटरव्यू या जो भी आपका प्रोग्राम है इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनरल पुलिस जो है हमारी, जिला पुलिस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे काम क्या है, वहाँ पे मोटा, बाकी और दूसरे स्पेसिफिक केसेस भी हैं, ड्रग्स से रिलेटेड केसेस हैं, बाकी और चीज़ें, लेकिन बेसिकली काम क्या है जो ज़्यादा काम करते हैं और जिसमें अपने आप को एक्सपर्ट हम कहते हैं, चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, IPC से रिलेटेड जो अपराध, 5-6 बड़े, ये 5 बड़े काम हैं जी, और यही केसेस ज़्यादा होते हैं। किसी थाने में कौन सा केस ज़्यादा, किसी थाने में ये चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग और रेप, ये 5 तरह के केसेस हैं, ठीक है। और इसी में वो जो बर्फ़ हाथ में से जाती है तो सब हाथ गीले होकर के बर्फ़ इतनी सी पहुंचती है, वो वाली बात यहाँ पे होती है। पब्लिक डीलिंग होती है लोगों की, इसलिए वो पैसे का लेन देन भी हो जाता है। इंटेलिजेंस में पब्लिक डीलिंग नहीं है, यहाँ तो आपको आपका जो इन्फॉर्मर है वो एक नाई धोबी मोची से लेकर के, मतलब समाज का सबसे नीचे का तबका होकर के, और फिर आपकी बात आपको करनी पड़ती है सीनियर अथॉरिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ से, कलेक्टर, मिनिस्टर से, ठीक है, और कभी कभी CM से डायरेक्ट भी। मेरे गुरु लोग ऐसे रहे, मुझे भी मौका मिला 3-4 बार कि CM से डायरेक्ट मेरा कम्युनिकेशन किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी मिशन के बारे में हुआ। तो हमारे पास में पब्लिक डीलिंग नहीं है तो पैसे नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। इंटेलिजेंस में इतने ऑफर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम डायरेक्ट जब भर्ती होकर के आए थे और चीज़ें सीख ही रहे थे, तो हमारा एक इंटेरोगेशन सेंटर होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन कह ले, एक अकेला स्टेशन है जिसमें जासूस, तस्कर और आतंकवादियों से रिलेटेड पर्टिकुलरली इसी डोमेन के लोग हैं। तो मैं नाम लेकर के बताना चाहता हूँ, मोहन इंदर सिंह नाम का एक जो आतंकवादी था, वो कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा था। अच्छा, ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल के लोग हैं। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को देखें बिल्कुल, तो वो तो IT का बहुत एक्सपर्ट था। तो और अच्छे पढ़े लिखे लोग ही टेररिस्ट हैं और हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। तो कुल मिलाकर के मैं मोहन इंदर सिंह की बात एक उदाहरण से बता रहा हूँ आपको सिर्फ। इतना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेरे साथियों में से कई रहे हैं, और ऐसे होते हैं कि आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनसे पूछना चाहिए, कुछ पीट लो, कुछ भी कर लो, और फिर वो उस तरह की भावना विचारधारा का है तो फिर बात ही क्या है। हम उसको नहीं कर पाए। आज तो ये है कि 24 घंटे में हमें आदमी को पेश करना पड़ता है। उस दौर में 15-15, 20-20 महीने भर तक किसी आदमी को ठोकते पीटते रहते थे। अच्छा, कस्टडी में रखो, कोई कस्टडी में रखते नहीं, वो तो अच्छा स्पेशल पावर्स भी होंगी ना? नहीं, पावर्स नहीं होते। अच्छा, पावर्स नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड, अच्छा, ठीक है ना। तो बहुत दिन बीत चुके, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, और वो मुंह ना खोले। मैं और KK जोशी मेरा एक बैचमेट था, कॉलेज टाइम से साथी थे हमारे, और वो अब चले गए, दिवंगत हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रात में हमारी ड्यूटी लगी। इंटेरोगेशन में हम ये करते हैं, आदमी से पूछताछ करते हैं राउंड द क्लॉक, 24 घंटे। सोने आप देते नहीं हो? सोने नहीं देते। खाना खूब खिलाते हैं, खूब ऐसा जिससे नींद आए, और सोने नहीं देते। तो पूछताछ लगातार, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस होता रहता है। उस रोज मेरी और जोशी की रात में लगा रखी थी। नए था ना जी, तो हमारे ज्यादा नहीं हुए, तुम तो ये सवालों की लिस्ट है, और भी सोएंगे आप लोग, कंटिन्यू करो। नहीं सोएंगे नहीं, आप पूछते रहो, ये सवाल पूछते रहो। मैं कह रहा हूँ बाकी जो अधिकारी लोग हैं वो सोएंगे, ड्यूटी आपकी रात को लगेगी। हाँ, हमारी। और उसमें ये पूछते रहो, सवालों की लिस्ट नहीं थी, और भी कुछ पूछना चाहो पूछते रहो, और लिखो जरूर, लिखना जरूर पड़ता था।
तो उस दिन मैंने और जोशी ने एक जुगत लगाई। जोशी चला गया, आज पीछे से बोल रहा हूँ, शराब बहुत पीता था उन दिनों, मतलब शुरू से ही शराब पीता था वो। शराब पी करके, मैं पीता नहीं था लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करता था, कई सारे किस्से हैं उसके, मेरे साथी बता सकते हैं। तो एक्टिंग कर, वो तो पी रहा है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अरे यार जोशी यार अपन फालतू साला इस सीआईडी में आ गए, लेना नहीं देना नहीं और साला तो जोशी बोला रहा है हुक्म सिंह मर जाएंगे यार, बच्चों के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे, कुछ कर यार, छोड़े वो काम कर। अच्छा, वो अपनी पीड़ा है, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन नहीं, उसको सुना रहे हैं, बिल्कुल मैसेज उस तक पहुंचा रहे हैं। जोशी थोड़ी देर बाद में पी भी ली थी और उसको लेट भी गया वो। फिर मैं ऐसे ही बैठे बैठे गाने वाने गाता रहता हूँ, तो बोला अरे थानेदार जी, मैं कहा क्या है, मूतना है, मूत ले, खड़ा खड़ा मूत ले, सॉरी ये रिकॉर्डिंग में आती है चीजें, लेकिन जो हुआ वो बता रहा हूँ, तो इट इज नॉर्मल, तो जो ट्रूथ है वो वैसे ही निकलेगी ना। बिल्कुल। मैंने कहा कर ले खड़ा खड़ा, अब इसको जरा सा डायल्यूट करके दूसरी तरह से बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मतलब उस फ्लो में ना बोलूं। तो बोले नहीं नहीं कुछ बात करनी है। मैं कहा ठीक है क्या है, तो बोलता है, बोले मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जब इस तरह से लाते थे ना आंखों पे पट्टी बांध के और किसी को पता नहीं होता था, मैं मतलब वो डिट्टो जो फिल्मों में होता है वो हकीकत में बिल्कुल बिल्कुल वैसा। या फिल्में यहीं से इंस्पायर्ड होगी, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे केसेस से इंस्पायर्ड नहीं, वो तो फिल्मों में तो वही चीज आती है ना जो आपको समाज बताता है, बिल्कुल, या आपने तो किससे सुने आपने, तो ये बात तो वो सच थी। तो फिर बोला कहाँ हूँ, मैं कहा क्यों बताऊँ, अगर ये बताना होता तो तेरे को आंखें खोल करके लाते ना सारी चीजें इस तरह से। बोले अगर ये बता दो तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, और तब हाँ, मैंने कहा 5 लाख, मैं कहा तू तो यार तेरे को बता भी दूँ तो तू क्या कर लेगा। बोले नहीं नहीं ये एक पता दे रहा हूँ, इस पते पे बता देना और तुम्हें 5 लाख उसी वक्त मिल जाएंगे। हमें ये सबसे पहला क्लू था। दूसरे दिन हमारे सीनियर्स आए, मैं नाम लूँगा, दुर्गादत्त जी हमारे सीआई थे उस वक्त, एडिशनल एसपी से रिटायर हो गए, बहुत ही काबिल ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। सिखाने वालों में जैसे मैं बता रहा हूँ कि एनसीसी में बहुत सारे सिखाने वाले थे, ऐसे डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे सिखाने वाले हमारे सीनियर्स जो थे। दूसरे दिन बाद मैं तो इंतजार ही कर रहा कि साहब आए तो मैं बताऊँ, साहब आए तो मैं बताऊँ। मैंने जोशी को भी नहीं बताया, उससे भी छिपा लिया, मैं अपना अचीवमेंट बताना चाह रहा था। आए, मैं सर ये, अरे बोले शाबाश। और उसी वक्त उस आदमी को जिसका पता उसने दिया, वो आदमी मोहन इंदर सिंह जैसा मजबूत नहीं था, वो टूटा। एक जगह पे कंट्राडिक्शन आता है, फिर सारे कंट्राडिक्शंस निकल जाते हैं। अब आप समझ लो 5 लाख रुपए की ऑफर जी, मैं समझता हूँ उस दौर में यहाँ पे जो लोग 500-500 रुपए में बिकने वाले होते हैं, बिल्कुल 5,000 50,000 और होते हैं केसेस, पार्टी देख करके बात करते हैं। हमने पार्टी देख करके बात नहीं की, लेकिन हमें ऑफर था। ऐसे और दूसरे भी कई सारे बाद में और चीजें होती हैं, लेकिन मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का लड़का जो पहले से राष्ट्रवादी विचारधारा का है, इंटेलिजेंस में रहते हुए उस विचारधारा को जितनी मजबूती मिली, कभी जीवन में इन बातों से डिगे नहीं। और ऑफर बहुत अच्छी इंटेलिजेंस को तो वैसे भी पागलों का डिपार्टमेंट आपने ऐसी बात याद दिला दी है कि यहाँ पे जो जिलों से अगर कोई लोग आ गए तो उनको यूँ लगता था दीवारों से पलस्तर उतार करके ले जाऊं, पंखे उतार के ले जाऊं। पुरानी पीएचक्यू में जैसे ये पंखा लगा हुआ है, एक लकड़ी का पंखा लगा हुआ, आज बहुत सीनियर हो चुके और वो एंटीक आइटम्स का बिजनेस किया करते थे। उस वक्त आईजी ट्रेनिंग हुआ करते थे और आज वो एक बच्चों की संस्था में अपने चांदपोल के बाहर संस्था है, बच्चों की संस्था राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे वो डायरेक्टर बने हुए बैठे हैं। तो एक एसपी साहब थे मोहन सिंह जी, उनके दोनों के बीच में बात थी। और पुराना फर्नीचर, जैसे ये फर्नीचर रखा हुआ है, ऐसे 4-5 कुर्सियाँ थी बहुत एंटीक पुरानी, और वो लकड़ी का जो पंखा था उस पर उनकी नज़र थी भाई साहब की कि ये पंखा यहाँ से हम लेके जाए। बाकी इंटेलिजेंस में पागलों की बात करें तो गिनती रखी हुई कि ये 50 आदमी पागल हैं, और पागल तो घोषित, ओवरऑल घोषित, ओवरऑल क्या नहीं, वो उनकी हरकतें बातें भी ऐसी, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, अरे ये भूत मेरे सामने आ गया, ये भूत मेरे को ले जाने आया है, अरे साला पानी पिला रहा है मेरे को, ऐसे। अच्छा, लिटरली ऐसे, लिटरली पागल जिनको कहा जाता है। और ये तो नीचे के लेवल की बातें हैं, मतलब आईपीएस लेवल के लोगों में जिनमें सद्दाम हुसैन नाम दिया जाता था, वो अगर सुन रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे लोग किसकी बात कर रहा हूँ, और उनको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि सच यही था। लेकिन वो सद्दाम हुसैन बाद में जब आईजी बन गए तो इतना बदल गए कि मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान हो गए, तो उनको भी पागल
पागलपन तो मेरा मानना ये है मनु जी कि हर आदमी में पागलपन होता है। आज मैं पागल ही हूँ क्यों, मैं सर्विस में रहते हुए मैंने कुछ कमाया नहीं, लोग हाँ। मुझे अरे यार पागल हो गया तुमने, सही इतना बात है, इतना अच्छे ऐसे position डिपार्टमेंट में रह के भी करके भी नहीं कमाया साहब, जी। तो वो मुझे पागल। और जो लोग कमा करके आज ईडी फीडी या कुछ भी भुगत रहे हैं तो वो पागल थे ना। सही और बात है। हम आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ना अरे यार ये आदमी पागल है क्या, इसने ऐसा किया, और वो पागल सब आदमी पागल हमें है। बोलता है कि यार ये लोग पागल हैं। सभी तो पागल हैं। सब पागल हैं। 10% से शुरू होती है, जब ये परसेंटेज बढ़ जाती है इलाज की जरूरत पड़ती है। तो पागल तो इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहे हैं। और मैं तो बोलता था, मेरे सीनियर ऑफिसर थे एक, हैं अभी भी, तिवारी साहब, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ आपको, जब उनकी पोस्टिंग हुई और हम होली का बाद में मिलने के लिए जाते हैं ना, जी। तो गए थे तो बातचीत चल पड़ी, तो मैंने उनसे ऐसे ही बातचीत में कह दिया, सर इस डिपार्टमेंट में 2 तरह के लोगों की पोस्टिंग होती है, पहला तो वो जो पागल है और दूसरा वो जिसको पागल किया जाना है। तो बोले यार मैं पागल हो जाऊंगा, उससे पहले ही चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में वो आईजी हेडक्वार्टर चले गए थे, जहाँ से लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया करते हैं। तो पागल तो साहब कोई बपौती नहीं है किसी की। सही बात है। इंटेलिजेंस में तो पागल ऐसे हो जाता है आदमी की, क्योंकि वो कमाने वाले नहीं है। लोग बागों ने इसको नाम दिया हुआ है इंटेलिजेंस को, कबूतर खाना, चिड़िया खाना, मुरली महकमा, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो कमाऊ पूत नहीं है वहाँ पे, कमा करके बिल्कुल। देने वाले वो और नहीं है। धुन के लोग हैं वहाँ धुन तो, के कि लोग हैं। वहाँ किसी धुन के टास्क लोग में लगे हुए हैं तो उनको पता नहीं है धुन कि के लोग। 24 घंटे हो गए हैं कि 2 महीने हो गए कुछ हैं। नहीं साहब, वहाँ पे ये तो एक ऑपरेशन मैंने बताया आपको, जयपुर का रहने वाला, मेरी पोस्टिंग तो जयपुर में है, लेकिन ऑपरेशन मेरे ऑल ओवर राजस्थान चल रहे हैं जी। और ऑपरेशन ऑल ओवर इंडिया भी चले हैं। तो राजस्थान में कई जगह पे ऑपरेशन चले, छोटा दाऊद नाम से, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड, अच्छा। प्रताप नगर उस वक्त सब डिवीजन था, वहाँ अर्नोड, दलोड, दिवल्दी, लुपड़ी, चुपड़ी, वहाँ से फिर मध्य प्रदेश की तरफ चले जाओ, हुसैन अच्छा, टेकरी, ये छोटे छोटे गांव और छोटे। उस वक्त तो यहाँ पे हर घर में भट्टी लगी हुई थी स्मैक की। अच्छा, बॉर्डर एरिया। 95, 96 की बात कर रहा हूँ, बाप रे बाप। 92, 93 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस एरिया में एक मामला हुआ जिसकी हमें मालूमात करनी थी, सच्चाई पता करनी जी। थी। पारब्रह्म शर्मा और सुरेश शर्मा के चाकू लगा था, इस तरह की चीज़ें थी। वहाँ पे उस छोटा दाऊद के बारे में पता करना था हमें, जो दाऊद इब्राहिम का साथी था। और उसी बीच में एक डेवलप हुई इंफॉर्मेशन की दाऊद इब्राहिम के द्वारा कांडला पोर्ट से मध्य प्रदेश के झिड़िया गांव तक 2 ट्रक हथियार भेजे गए हैं। अच्छा। 2 ट्रक का मतलब ये नहीं कि पीछे वाली जो उनकी ट्रॉली होती है उसमें भरे हुए होंगे, ड्राइवर की जो केबिन होती है उसके ऊपर तो 2 उसमें भरे हुए। उनका पता भी हमें उस ऑपरेशन के दौरान लगा। तो वहाँ पे उस दौरान हम जो है, मैं अच्छे से याद है मेरे को, नौगांवा में जहाँ पे अरावली की शुरुआत बताते हैं, गोतमेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे बाबा जी बन करके रहा। मैं और मेरा एक साथी था भंवर सिंह गौड, वो अभी शायद भीलवाड़ा में कहीं पैसे चो लगा हुआ है, या अच्छा। वो भी रिटायर होने वाला होगा। तो 3, साढ़े 3 महीने, 4 महीने करीब हो गए होंगे। बाबा बन के रहे आप। बाबा साधु बन करके रहे वहाँ पे, और जोली चिंटा लेकर के, और गांव में भिक्षाटन के लिए जाते, एक घर में जो भट्टियाँ लगी हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड डेवलप होती रही। उसी वक्त आज डीजीपी बनने से रह गए एक बड़े नाम जी। वो उस वक्त वहाँ पे एसपी चित्तौड़ लगे हुए थे, और ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड चला रखा था उन्होंने। अच्छा। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के नाम पे जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, उन्होंने एक नरेश ठक्कर प्रातःकाल का कोई संपादक था, संवाददाता, वो हिस्ट्री शीटर था, लेकिन हिस्ट्री शीट बंद होकर के और टर्न्ड इनटू जर्नलिज्म। हाँ। जर्नलिज्म, और फिर उसमें छोटे छोटे अचीवमेंट को बड़े बड़े करके वो कई सारी चीज़ें उसमें हुई। अब वो सुनेंगे तो लोग बाग बोलेंगे कि मैं किसी इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ, अरे मुझे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझसे कहा गया कि अरे हम डीजी बनेंगे। अभी जो डीजी साहब है, मैं बिल्कुल उनको, अगर वो सुनेंगे तो उनको भी याद आ जाएगी वो चीज़। किसी एक फ़ाइल के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया कि मैं आपको ये फ़ाइल नहीं दूंगा, चाहे आप डीआईजी इंटेलिजेंस हैं जी। लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को डीजी साहब ने, डीजी इंटेलिजेंस जो थे, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस मना किया है। और ये मेरी निष्ठा के भी विरुद्ध है। सही बात है, नहीं दूंगा। उसका उनमें इंटरेस्ट दूसरी वजह से था, उनके रिलेटिव की वजह से था। अच्छा। नहीं दिया रहा है, बोले आईपीएस वो और ये बनूंगा। मैंने सर इंटेलिजेंस से ज़्यादा बुरी जगह आपकी निगाहों में नहीं है सबके, और यहाँ पे मैं जयपुर में बैठा हूँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप जैसलमेर गर्रा रोड भेज दोगे, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बाद में फिर किसी और मामले में जब यहाँ पे लगे लाठर साहब ह्यूमन राइट्स में लगे, तो चूरू सीओ रहते हुए किसी मामले में मुझे आना पड़ा उनके सामने पेशी में। उनको वो सब बातें आती, तो बोले देखो उस वक्त जो कही वो
बहुत बढ़िया इंसान। मैं ये नहीं कि वो सुन रहे होंगे तो मैं जब नाम लेके बोल रहा हूँ तो जी। मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो इसलिए नाम लेके इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मुझे उनकी अच्छाई भी बताने का मौका मिल रहा है, बाकी और तो मैंने दूसरे का नाम नहीं लिया। डेफिनेटली, एंड आल्सो पीपल नो यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने बोला कि बोले उस वक्त जो तुम्हारा काम था वो तुमने बहुत बढ़िया किया, उल्टा तुम्हारे प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया। और आज जिस मामले में मैंने तुम्हें बुलाया है तो बोले मैं क्योंकि तुम्हें उस रूप में जानता हूँ जी, इसलिए तुम जो कह रहे हो इसमें मुझे कहीं पे शक नहीं है, तुमने जो किया है सही किया, निष्फिक्र होकर के काम करो। तो वो उस वक्त की मेरी वो जो बात थी वो मेरे यहाँ पे काम है। इतने सालों बाद भी ये चीजें आती है। तो आदमी की उस महानता को बताने की जब बात आए तो नाम लेके बताना चाहिए, और अगर कोई बात महानता की बजाय किसी दूसरे तरीके की तो वहाँ पे हाइड कर देना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। सही बात है। एक ना मैं नेगेटिव चीज़ें वैसे पूछता नहीं हूँ जनरली, बट ये ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस जैसे डिपार्टमेंट में मतलब ये इतने हाईटेक लोग हैं कि इतने हाईटेक एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलते हैं कि आप लोगों के पास भी हमेशा से संसाधन इतने सारे रहे हैं क्या चीज़ें? लेट्स नॉट टेक दिस एज अ नेगेटिव, मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखिए सरकारी संस्थान चाहे वो इंटेलिजेंस हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आज BSNL क्यों पीछे है जबकि जियो या ये वो सब उसी टेक्नोलॉजी में उसी एरा में जी रहे हैं, लेकिन क्यों पीछे है? क्योंकि हमारी सरकार न मालूम क्या चाहती है, हमें उस तरह का उस लेवल पे पहुंचने ही नहीं देना चाहती। अगर 25 करोड़ रुपए की योजना पुलिस हेडक्वार्टर लेवल से बना के दी जाए और उसके बदले में मॉडर्नाइजेशन के नाम पे 8 लाख रुपए दिए जाएं। अच्छा, ये वो जो हेलीकॉप्टर प्लान्स और वो सारे बने हुए बहुत पहले की बात हो गई, और वो यही था क्योंकि पुराना 25 करोड़ की योजना पे 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए। तो अब आप उसमें बिल्डिंग का रंग रोगन करा सकते हैं सिर्फ, बिल्कुल वो भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है। पुराना PHP जो है उसको अगर उस समय में देखें आप तो वो पूरा सा रंग रोगन भी नहीं हो पाया। तो अब यही बात है, यही इस बात का जवाब है कि अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ कौन थे क्या थे, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। जैसे आपको मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि हम क्यों नहीं एट पार हो पाते। और टेक्नोलॉजी में मैं अभी 2 दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में एक पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट को आइडेंटिफाई करना या ट्रेस आउट करना, स्पॉट करने का तरीका बता रहा था। तो पासपोर्ट को नकली बनाने का तरीका हमारे जो असामाजिक तत्व हैं, अराष्ट्रीय तत्व हैं, उनके पास में ज्यादा अच्छे साधन हैं। बिल्कुल हमें ट्रेस आउट करने के लिए वो साधन नहीं है। फिर मैंने कंपेयर करके बताया कि दुनिया में सबसे अच्छा पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट स्पॉटिंग का तरीका किसके पास है। लोग बाग सोचते हैं अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास में कुछ भी नहीं है, दुबई वालों के पास में है। उनकी अपनी एयरपोर्ट पर जो लाइब्रेरी बनी हुई है, दुनिया के सारे देशों के पासपोर्ट का नमूना उनके पास में है, और उनकी कॉपी कर लेते हैं। वो फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से वो फेक पासपोर्ट को यूज करते हैं। जब हमारे इंडिया के बारे में कंपेयर बता रहा था तो KC सिंह साहब एक हमारे राजनयिक रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स में रहे हैं, वो भी ठीक से चीज़ों को नहीं बता पा रहे, तो आप चीज़ों का स्टैंडर्ड समझ सकते हैं कि लो लेवल पे यहाँ पे कितना क्या रहा होगा। हम यहाँ पे इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा आगे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, UV फिल्टर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में अब जब इतने दिन बाद में आज भी अगर हमारे PHQ में देखें, टेक्निकल सेक्शन में है हमारे पास में जी, लेकिन जिनके खिलाफ हमें काम करना है उनसे इंफीरियर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल वही पूछना चाह रहा था कि आप सपोज कर लिए सर्विलांस पे टिका हुआ है आप लोगों का बहुत सारा काम, है ना। अब ऐसे में वो भी तो सुन रहे होंगे आपको बैठ के। इसके अलावा दूसरी जो लीगल हमारी हर्डल है वो ये है कि अनऑफिशियली तो हम चाहे कुछ भी कर लें, वो तो कोई भी कुछ करता है, ऑफिशियल टैपिंग अलाउड नहीं है, हम बिल्कुल हम भी अपराध ही कर रहे हैं वो जी। ये बात और है कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, बट साबित होता है तो वो अपराध है ना, साबित हो जाए तो क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर हमें टेलीफोन टैपिंग करनी है तो उसका भी एक तरीका है, प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है कि इतने दिन तक ये कर पाएगा, इससे ज्यादा वो परमिशन देगा, इससे ज्यादा फला देगा। उन्हें तो नहीं है जरूरत किसी परमिशन, उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट वाइज भी हम पीछे हैं और राइट वाइज भी, लीगल सैंक्टिटी की बात करें तो उसमें भी हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूं मनोज जी इस बात का कि जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए हैं, 4 शेर बताए हैं हमारे भारत के राज चिन्ह के 4 शेर, जिसमें से 3 शेर दिख रहे हैं, चौथा शेर नेपथ्य में है, पीछे है, बैकग्राउंड में। इसका मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ।
बचपन में आप लोगों के शायद कोर्स में नहीं आई होगी, एक कहानी संस्कृत की कहानी है कि 4 व्यापारी हैं, 4 व्यापारियों ने दुकान खोली कपड़े की, जी। कपड़े चूहे काट देते हैं तो चूहों से बचाने के लिए एक बिल्ली पाल ली, और बिल्ली की मेंटेनेंस के लिए चारों टांगे बांट ली आपस में चारों व्यापारियों ने, ठीक है, कि भाई इस टांग में कुछ हो जाए तो तू करेगा, उसमें हो जाए तो ये, चारों टांगे बांट ली। अब एक दिन ऐसे ही बिल्ली कहीं पे घूमते फिरते कहीं पे चोट खा गई, एक पंजे में चोट आ गई उसके, तो जिस व्यापारी के हिस्से की वो टांग थी उसमें उन दिनों में मिट्टी के तेल का बहुत अच्छा इलाज हुआ करता था। मिट्टी के तेल में कपड़ा भिगो करके और पट्टी बांध दो तो घाव ठीक हो जाता है। तो उसने मिट्टी का तेल का फुआ बांध करके और पट्टी बांध दी। बिल्ली घूमते फिरते फिर कहीं पे कोई राख में कुरेद रही थी तो चिंगारी लग गई और मिट्टी का तेल आग पकड़ ली, बिल्ली भागी, पूरे पूरे दुकान में भागी तो कपड़े की दुकान में आग लग गई। बाकी 3 व्यापारियों ने बोला कि तूने आग लगाई है और सबका हर्जाना दे। व्यापारी बोला यार मेरी टांग तो बेचारी कुछ कर ही नहीं रही थी, बाकी 3 टांगे लेकर के भाग रही थी। न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया कि भाई इस जिस टांग में लगी हुई थी आग वो तो कुछ कर ही नहीं रही थी, वो तो निठल्ली बैठी थी, बाकी 3 जो थे वो उसको लेके जा रहे थे। कितना बड़ा डिसीजन हुआ। अब यहाँ पे इस फ्रेम को जरा सा चेंज कर दो और अब पुलिस में आ जाओ या हमारे सिस्टम में आ जाइए। ये जो पुलिस नाम का चौथा स्तंभ है, प्रेस, पॉलिटिशियन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस, ये 4 जो हैं, पुलिस नाम का जो पिलर है ये वो घायल पंजा है जिसको मैं बोलता हूँ रबड़ के दांत वाला कागजी शेर। ये वो घायल पंजा है जो आग है, बिल्कुल आग है इसमें, लेकिन ये आग खुद नहीं लगा सकता इसको। ये 3 जो दूसरे हैं ना अपनी अपनी मशालों में लेके सब आग लिए घूम रहे हैं, वो वाली बात है। तो पुलिस यहाँ पर इस तरह से, ये जो चौथा शेर है हमारा कुपोषित है, पुलिस नाम की जिसको बात कर रहे हैं। ये मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ आप जैसे, मुझे लगता है और ऐसे चंद लोग हैं जो रिफॉर्म्स की बातें पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए बहुत छोटी पोजीशन पे हूँ जी। मैं तो जो चीज़ों को देख पाया या किसी डीजीपी रहे हंसुका साहब के साथ में अच्छी मेरी ट्यूनिंग रही तो वो मुझसे कभी कभी कुछ कर लिया करते थे बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाकी मेरे लेवल पे लोग प्लानिंग में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन का होता है। प्लानिंग करने वाले ऊपर जो बड़े बैठे हुए हैं उन लोगों की भी ये लिमिटेशन है कि प्लानिंग आप बना करके कुछ दी और वहाँ से सरकार से आपको मिल रहा है कुछ जी, और वो भी एक पंजीरी की तरह से मिल रहा है। अब राजीव गांधी साहब ने भी कहा बहुत बढ़िया बात कि रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। यहाँ पे सिस्टम जिस भी तरह का है उसको ज़्यादा बोलूँ या नहीं बोलूँ समझ तो सब रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अगर आप ये देखिए कि गाड़ियाँ परचेज हो रही हैं पुलिस के लिए और कंपनियाँ ये ऑफर देती हैं कि आप इतनी गाड़ी परचेज करेंगे तो 2 गाड़ी आपकी। मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं तो जासूसी करते हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ें देखी हैं, सभी जगह पर है ये। आप मेडिकल में देख लीजिए, आपने इतने की दवाई लिखी है ये चीज़ आपकी, बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे जैसा डिप्टी एसपी अगर अपने पिता के दिए हुए मकान में रह पा रहा है जबकि मेरे से बहुत जूनियर 2.5 करोड़ रुपए का मकान बना, बंगला होना चाहिए था ना आपके पास आज, अगर चाहिए था जो तो बाकी चल रहा है रिटायर होने के बाद में। जब मैंने, हम वैसे सांगानेर के रहने वाले हैं, कभी हमारी ज़मीनें होती थी लेकिन दादाजी ने सरेंडर कर दी और ज़मीन वमीन जागीर वागीर सब सरेंडर हो गई, तो आज हमारे पास में 100 गज प्लाट खरीद सकूँ इतने पैसे नहीं है। रिटायर होने के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से रामगढ़ पालेड़ा में एक छोटा सा खेत मैंने ले लिया। आप तो अभी भी पैसे नहीं ले रहे हो, वकालत भी करते हो तब भी वो इसलिए क्लाइंट से पैसे नहीं लेते हैं। पैसे लेता हूँ, कौन से लेता हूँ, कागजों का खर्चा तो मैं कहाँ से करूँगा, कोर्ट की फीस मैं थोड़ी दूंगा, वो तो क्लाइंट ही देगा, जिसका मामला है उसका दूंगा, तो वो मैं नहीं लेता। तो मेरे को बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि बोले लोग बाग ज़मीन बेच करके और नौकरी करते हैं, ज़मीन बेच करके पैसा दे करके नौकरी लगते हैं, नौकरी करते हैं। बोले बेटा तूने बहुत अच्छा किया कि नौकरी करके ज़मीन ली है। बिल्कुल, मैं जीवन में कोई दूसरा प्लॉट नहीं खरीद सका, कुछ और नहीं कर सका। 2012 में मैंने इनकम टैक्स के लोन नाम से मुझे हमेशा चिढ़ रही, एक एक्स्ट्रा बर्डन मैंने अपने ऊपर कभी रखी नहीं, टेंशन ली नहीं मैं टेंशन लेना ही नहीं। 2012 में फिर भी मेरे को क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो बोले इंटरेस्ट का पैसा जो है वो टैक्स से बचेगा, तो वो सद्बुद्धि भी दी किसी ने और वो ठीक किया। गोने रोड पर एक 250 गज का मैंने 32 लाख रुपए का लिया, जिसमें 17 लाख रुपए समथिंग का मैंने लोन लिया था, बाकी पैसे मैंने दे दिए थे क्योंकि बोस्निया से कमा के आ चुका था और क्या बोलते हैं सूडान से भी मैं वापस आ चुका था, थोड़ा बहुत मैंने पैसा
उस तरह से क्या 32 लाख रुपए का 250 गज का लिया। आज वो मेरा 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, ये अंधे की मक्खी राम उड़ाता है, हमारे साथी बोला करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से कमाए होंगे उनके एटपार में आ गया। बिल्कुल। आज मेरा वो 250 गज का, मैं 2012 से लेकर के आज तक 12 बार भी मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। उसको एक केयर टेकर के लिए, और भाई झाड़ू पोंछा वो होता रहे उसमें, और यूँ लगे कि आदमी रह रहे हैं। एक किराएदार मैंने रखा हुआ, 5,000 रुपये महीना किराया आता है, वो उसकी मेंटेनेंस में ही चला जाता है। तो मतलब लिया नहीं है हमने। तो लोग बाग कर लेते हैं। मैं अपने पिता के दिए हुए मकान में रह रहा हूँ। बट अच्छा है ना सर, मतलब वो सब वहां नहीं लग के नाम के आगे जमीर लग गया, तो हमारे लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब करते करते बीच में युवन जाना हो गया, मतलब आप सोच ये ऑटोमेटिक चीजें सब कैसे हो रही थी? ये सब इसलिए, मतलब माँ से अक्सर जब बातें होती तो हम यही सोचते थे कि यार 2 बेटियां 2 बेटे हैं, बेटियों की शादी कैसे करूँगा, इस सीआईडी में रहते हुए पैसे आ नहीं रहे, और जिस तरह से मोहन इंदर सिंह जैसे लोग देना चाहते हैं वैसे मैं ले नहीं पा रहा, और पैसे तो चाहिए, और पैसे तो चाहिए जी, और ईमानदारी से चाहिए। तो बोस्निया का चांस लग गया। अच्छा, जो वो तो यूएन एक प्रक्रिया है उसकी, पीस मिशन, पीस कीपिंग मिशन में, और वो सबसे पहला जो पैसा था उससे सारे काम हो गए। गाड़ी नहीं तो कार मेरे पास में नहीं थी जी, सेकंड हैंड कार थी, पिताजी की एक कार थी, वो चल रही थी। ठीक है, उल्टे गेट वाली 1962 की इटालियन मॉडल फिएट कार, गजब, ठीक है ना, वो थी हमारे पास में। तो अपने पैसे से मारुति 800 ली बोस्निया से आने के बाद में। बेटी की शादी की, पहली बेटी की शादी की 2005। कंपैरेटिवली क्या डिफरेंस था सैलरीज में यहाँ और नहीं, वो वहाँ पे तो जिस भी मिशन एरिया में जाते हैं उस मिशन एरिया की अलग अलग रेट्स हैं आपकी। अच्छा, तो बोस्निया जब गए तो वहाँ पे $75 पर डे था। अरे $75 बहुत अच्छी वो है। हाँ, वो तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो अच्छी बात ये थी कि एक तो डेपुटेशन पे जाता है आदमी और एक एम्प्लॉयमेंट पे जाता है। हम डेपुटेशन पे गए थे, तो डेपुटेशन में ये होता है कि आपकी यहाँ की जो सैलरी है वो तो मिल ही रही है, यहाँ की जो फैसिलिटीज है, अगर आप SHO लगे हुए हैं या किसी भी पोजीशन और वो एडिशनल वो, हाँ वो एडिशनल। अच्छा, तो वो फिर ये सब चीज़ों में इन सब यूटिलाइज हुआ। तो बेटी की शादी अच्छे तरीके से जैसा मैं करना चाहता था वैसे हो गई, गाड़ी भी हो गई। ठीक है, तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई। सेकंड, दूसरी बेटी की शादी के टाइम पे सूडान मिशन आ गया। सूडान मिशन चले गए। मतलब आदमी अगर ईमानदार हो ना तो उसको ईश्वर रास्ता बनाता है, बिल्कुल वो व्यवस्था करता है, बिल्कुल व्यवस्था करता है। ये तो प्रूफ है, और सामान्य आदमी हर काम कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो। ये बहुत अमेजिंग चीज है। अच्छा, लेकिन ये बताओ वहां पे आपके अंदर का राष्ट्रभक्त जो है वो हिल नहीं पाया? मतलब इतनी अच्छी सैलरी थी, आपने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का कभी नहीं सोचा कि मैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का? जब मैं बोस्निया में था, मेरी परफॉर्मेंस पे मैं ह्यूमन राइट्स ऑफिसर रहा। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर से फिर चीफ इन्वेस्टिगेटर होते हुए, कम्युनिटी पुलिसिंग ऑफिसर होते हुए स्टेशन कमांडर रहा। अब मैं यूएन में स्टेशन कमांडर का मतलब बता देना चाहता हूँ। मेरे पास मेरे जो यूएन के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उसमें भी वो चीज़ मेंशन की हुई है। तो स्टेशन कमांडर का मतलब होता है IGP रेंज। हाँ, वहाँ पे 3 जिले मेरे पास में, वहाँ की पुलिस मेरे अंडर में, लोकल पुलिस जो थी वहाँ 3 जिलों की वो मेरे अंडर में, और वहाँ रहते हुए कुछ समय के लिए मैं डेप्यूटी रीजनल कमांडर पूरे स्टेट का, जैसे DG होता है, DG से जस्ट नीचे एडिशनल DG, कमाल, उस पोजीशन पे महीने भर के लिए रहा। बाकी स्टेशन कमांडर 6 महीने रहा मैं। तो पोजीशन वहाँ पे इस तरह की, अपने यहाँ पे पोस्टिंग और पोजीशन ये सब यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो और चीज़ें हैं वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस है। तो उस परफॉर्मेंस के बेस पर और मेरे काम जो मैंने किए वहाँ पे, आम जनता में मेरी जो बैठ बनी, 60,000 से ज़्यादा जो रिफ्यूजीज थे उनको रिहेबिलिटेट किया मैंने मेरे एरिया में। तैसलिच दोबोए रीजन है बोस्निया में, 60,000 से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट किया। मैंने कहा मैंने किया, मेरी पूरी टीम ने, लीडर मैं था, प्लानिंग मेरी थी, तरीका मेरा था। उस खबर से जो जनरल सेक्रेटरी है वहाँ मैसेज गया, तो जनरल सेक्रेटरी का जो SRSG, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल सेक्रेटरी, जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर होता था पूरे बोस्निया का जो होता था,
वो स्पेशल सेक्रेटरी वहाँ पे बैठा करता है, उसको बोला गया है कि उस एरिया में जाकर के देख करके आओ कि एक इंडियन ने ये काम कैसे किया है और उस मॉडल को सब जगह पे फैलाओ कि इस तरह से रिहेबिलिटेट करें लोगों को। उदाहरण था वो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें। इसी बीच में क्या हुआ कि 2001 की बात कर रहे हैं अपन, उसी बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ी हॉट टॉक्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा हॉट टॉक्स चल रही थी। तो वहाँ मैंने मतलब मेरे अंदर, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का, ये वही दौर था ना वाजपेयी जी की बस यात्राएं और बस यात्राएं वाला और ये सारी चीज़ें। तो मेरे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में रहा हूँ, बॉर्डर पे रहा हूँ, बॉर्डर पे मैंने काफ़ी काम किया है। अंदर से जो एक, भाई मैं बॉर्डर पे लड़ने तो नहीं जाऊंगा, बट मैं वहां जाकर अपने देश जाके कुछ तो मैं अपनी जो जासूसी का काम है वो तो कर सकता हूँ, मेरा योगदान देना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे रिजाइन किया, मैंने लिखा कि मैं जाना चाहता हूँ। तो वो उधर से उनका ऑफर आया नहीं आपको बड़ा कोई कि रुक जाइए? मैं उस ऑफर को बता रहा हूँ, तो वहाँ से पैट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं ना आपकी, राष्ट्रभक्ति की बात ही है, तो और एम्प्लॉयमेंट की भी मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ जब मैंने ये लेटर लिखा तो बहुत बड़ी एक हलचल मची पूरे एरिया में, मिशन एरिया में ये बात आई कि अरे कोई इंडियन इतने पैसे छोड़ करके जाना चाहता है। पैसे की बात थी, $75 बहुत बड़ी रकम होती थी, तनख्वाह बिल्कुल बहुत कम हुआ करती थी। तो जाना चाहता है, मीटिंग ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में हमारे जो कंटिजेंट कमांडर होते थे, BM शर्मा साहब थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो उन्होंने फिर हमसे बात की, मुझसे बात की, बोले बेटा जब कभी इस तरह का वक्त आया कि हमें जाना है तो हम सब चलेंगे ना, तू अकेला थोड़ी जाएगा जी। और बोले तूने इंडियंस में बहुत कम है जो स्टेशन कमांडर या डिप्टी रीजनल कमांडर या रीजनल कमांडर लगाए गए हों। उसकी भी एक बड़ी, UN में भी कई सारी चीज़ें हैं कि यूरोपियंस को ज़्यादा वो दिया जाता है। अब बात आती है कि उस काम की वजह से और उस जैसे कई सारे कामों की वजह से मुझे ये कहा गया है कि आप अगर UN में एम्प्लॉय होना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे P4 पोजीशन पे आ जाइए, $20,000 पर मंथ का पैकेज आपका होगा। मैंने देखा कि अपन तो बहुत काबिल है। ये गलतियां मैंने जीवन में 3-4 बार की है, 3-4 बार की है। मैं 85 में RAS क्वालिफाई किया था मैंने, और उस वक्त बड़ा वो आती है जी में 40,000 रुपये रेट हुआ करती थी, 40,000 रुपये दे दो आपका इंटरव्यू में, जो भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बताया कि अच्छे काम के लिए तो नाम लूँ किसी का। अरे हमसे सोचते थे हम तो यार बहुत इंटेलिजेंट, पैसे थोड़ी लगेंगे, क्या लगेंगे। मैं साली SBBJ को छोड़ करके आ गया था जहाँ पे मेरे को लग रहा था ऑफर हमारे पास में आता है, तो मैंने नहीं दिया। नहीं तो आज मेरे साथ में फिर बाद में एक सीनियर IAS मुझे मिले, और यार मैंने तो दे दिए थे और आज मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ। खैर, तो वहाँ पर जब ये बात हुई तो सबने बोला कि भाई आप इस तरह से न जाए, और फिर UN से मेरे पास में मेरे उस 60,000 रिहेबिलिटेशन वाली बात और दूसरे बहुत सारे काम मैंने मेरे एरिया में किए, पुलिस रिफॉर्म्स भी मैंने किए, तब मेरे पास ऑफर आया था ये। तो मैंने उनसे भी यही गलती की, कहने की कि सर 6 महीने के लिए नहीं, मुझे 5 साल की ले लो, तब तो मैं आता हूँ। ऑब्वियसली फ्यूचर तो मैं भी सोचूंगा थोड़ा बहुत। तो अच्छा, एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट की डेपुटेशन, ये डेपुटेशन पे थे। एम्प्लॉयमेंट में मुझे यहाँ से नौकरी छोड़ के जाना पड़ता। उन्होंने बोला कि प्रोसीजर यही है कि 6 महीने बाद में आपका अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हम यहाँ पे परमानेंट कर लेंगे 5 साल के लिए। मैंने कहा नहीं, कम से कम 3 साल के लिए। दोबारा मैंने उनको ये बार्गेनिंग जो मैंने की गलत की, 3 साल के लिए लो तब तो मैं आता हूँ। उसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा नहीं। एक बार तो वो मिशन आया, फिर उसके बाद में मैं सूडान में रहते हुए आया, लेकिन मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता था और मैं गया नहीं। इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था वहाँ पे, मैं गया नहीं। तो ये 2 बार मुझे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और आप कल्पना कर सकते हैं कि $20,000 पर मंथ का पैकेज तो जब मैं UN की हेडक्वार्टर में रहता हूँ तो है, वहाँ से अगर मिशन एरिया में चला जाता हूँ तो वो डेपुटेशन माना जाएगा। तो वहाँ की सैलरी मिशन एरिया का MSA, मंथली सब्सटीट्यूशन अलाउंस बोलते हैं, वो अलाउंस, और प्लस अगर वहाँ से मैं TADA होता है मेरा $200 पर डे का, अगर मैं किसी मिशन एरिया में जाता हूँ। बिल्कुल, आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि $50,000 पर मंथ का बहुत बड़ी राशि है। पीढ़ियाँ तर जाती साहब, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो बट इंडिया नीडेड यू मोर, तो वो मतलब आप उसको भगवान के पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं। पता नहीं जहाँ पे डेस्टिनी होती है आदमी वहाँ पे फिर वापस आए। फिर एक दौर सर जो मैं थोड़ा इसको
समापन की ओर भी, क्योंकि मेरे हाँ। थोड़ी सी मजबूरी ये हाँ, है नहीं, कि ठीक है। हमारे पास 40-50 मिनट होते हैं, बट ऑडियंस में ये बात कहूंगा कि ये एपिसोड आपको लगभग आज 1.5 घंटे का मिलेगा, और मैं मेरी जो हद है उससे बाहर ही जा रहा हूँ, क्योंकि बातें इतनी सारी है कि मुझे आपके साथ 2 दिन चाहिए सब कुछ जानने के लिए। जब वापस लौटे, इंटेलिजेंस में रह लिए, यूएन चले गए, फिर दौर आया फील्ड पोस्टिंग का, जी। आप चूरू आए, आप अनूपगढ़। हाँ, अनूपगढ़ रहे, तो कभी ऐसा लगा आपको, मतलब ये मैं बहुत उस मेंटल स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि यार ये अब मैं कहाँ हूँ, या अलग दौर शुरू हो गया था वो? ये मैं एक बात बताऊं आपको, इंटेलिजेंस के लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती रही थी, और आज भी नहीं दी जाती, ये कह करके कि अरे साहब ये तो इंटेलिजेंस के हैं, नहीं जानते हैं, फील्ड की वर्किंग नहीं जानते। अच्छा। ये आज भी ये मतलब लोगों की मिथक कह सकते हैं। हम इंस्पेक्टर बने ना, इंस्पेक्टर बनने के बाद में मेरे बहुत सारे साथियों ने, जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच थी, किसी का आईएएस काका था, किसी का पॉलिटिकल काका था कोई, वो लोग तो निकल गए, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया ये कह के साहब ये तो हमारे ट्रेंड किए हुए हैं, इनको तो हमने इतना खर्चा किया है, अच्छा, हमारा अब बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमारा लॉस है। एक तो वो बाहर निकल जाएंगे तो वो लॉस होगा, और दूसरा साहब ये इंटेलिजेंस के, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज उस तरह की नहीं है, तो ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, पुलिस की भद पिट जाएगी। अच्छा। हमने उस वक्त महेश जोशी के पास में, मैं मेरे साथियों के साथ में गया, महेश जोशी जी, मैं नाम ले दिया मैंने आपको, वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। एक जगत सिंह दाइमा जी थे, उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया इस बात को, क्योंकि उनका एक रिलेटिव था, तो इस बात का उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की थी, क्वेश्चन मैंने बनाए थे, और बहुत अच्छा अपना जो प्रेजेंटेशन हो सकता था विधानसभा में उठाने के लिए, वो मैंने बनाया था। वो जब विधानसभा में उठा, पुरानी विधानसभा की बात है ये, 97 की बात है, 97 में इंस्पेक्टर हुए, तो जैसे ही ये क्वेश्चन उठा तो तत्कालीन जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस थे, जिनकी मैं बहुत अच्छी गुड बुक्स में था और फ्रंट लाइन ऑफिसर्स में था, उनके लिए मैं आँख का कांटा बन गया। बिल्कुल। उन्होंने मेरे एक साथी को बोला, वो भी उनकी गुड बुक्स में ही था, तो बिकॉज ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स, तो उन्होंने बोला कि यार ये किसने उठवाया? बोले साहब ये भाषा तो उगम सिंह की है। बोले कंफर्म कर यार। तो शाम को मेरे पास आया, अरे यार उगम सिंह तूने बढ़िया किया यार, और ये वो। मैं यार तू जो कहने के लिए आया, पूछने के लिए आया, मैंने कहा ये भी इंटेलिजेंस में ही हूँ। मैंने कहा ये मेरा कंप्यूटर रहा, ये मेरी ड्राफ्टिंग रही, मैं इसका फोटो ले ले और बता दे साहब हुक्म सिंह नहीं किया और उसके कंप्यूटर में किया है, उसी ने किया है। वो नाराज हो गए कुल मिला करके। और यहाँ पे जो आपने बात पूछी कि क्या सीन चेंज होता है, खैर मैं तो बाहर नहीं निकल सका, लेकिन मेरे साथ के 5 लोग बाहर निकल करके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं नाम ले सकता हूँ उनके, परमाल सिंह गुर्जर एडिशनल एसपी से रिटायर हुआ, नरेश शर्मा एडिशनल एसपी से रिटायर हुआ, ऐसे 3 जने और अच्छे पोजीशन से अच्छे तरीके से रिटायर हुआ। मैं डिप्टी एसपी बनने के बाद ही जब मुझे बुलाया गया, बात हुई, तब मैंने वहाँ पर, उससे पहले जो भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे भी, और जो मुझे चूरू के लिए जिन्होंने मुझे ऑफर की, उन्होंने भी जब बुलाया बात करने के लिए, तो देखिए मैं मतलब हमारी जो कहीं पे कोड है ना, वो भी बताने देना चाहता हूँ। तो अरे यार आप तो राजपूत हो और वहाँ पे मैं राजपूत को ले जाना ठीक नहीं समझ रहा, इसका कारण बताया उन्होंने कुछ ऐसा। राजपूती ठकराई मेरे बाप दादाओं ने छोड़ दी, आज मैं नाथ योगी हूँ, नाथ योगी। अरे यार फिर तो मज़ा आ जाएगा, चलो। लेकिन मैंने कहा साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। ऐसे तो दूसरे लोग जो ले जाते हैं वो शर्तें लगाते हैं कि ये काम होगा, वो काम होगा, इतना लेंगे, इतना देंगे, ऐसी ऐसी बात होती है। मैं कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले बताओ। मैं कहा पहली शर्त तो ये है कि जेब से कुछ दूंगा नहीं, गरीब से लूंगा नहीं, गरीब का तोड़ूंगा नहीं, धनवान को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी क्या शर्त है? मैंने कहा दूसरी शर्त ये है, चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग और रेप, ये 5 मेन। मैं कहा इनमें मैं अपने बाप की भी नहीं सुनूंगा, सिफारिश बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो हंसते हुए, अरे यार ईमानदार लोगों की भी जरूरत होती है, लेकिन बोले मेरी इज्जत रखना और मेरा, मैं कहा आपका सम्मान पूरा होगा तो लोग ये कहें कि यार हमें बहुत अच्छे आदमी से वास्ता पड़ा। खैर फिर उसके बाद में चूरू का या बाकी और जगहों का परफॉर्मेंस मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन वो तो हमने साक्षात देखा है। मतलब जहाँ जब उम्मीद नहीं थी कि वो आप वहाँ पे वही बात, इतने सख्त होंगे क्या, रहते हुए कुछ मामले इस तरह के आए जी, जिसमें बिल्कुल काले को सफेद और सफेद को काला किया हुआ था।
वो सारे नतीजे मैंने उलटने शुरू किए, तो वहाँ पे जो दूसरे और धुरंधर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला अरे साहब आईबी के हैं, इनको पता तो है नहीं कि कैसे चलते हैं थाने और कैसे चलते हैं सर्किल, कैसे चलते हैं जिले, तो बोले ये तो सारी उलट पुलट कर देंगे। लेकिन मैंने न्याय किया, मैंने किसी को मुलजिम बना रखा था, जबरदस्ती मुलजिम बना रहे, और किसी को छोड़ रखा है आपने, जबरदस्ती छोड़ रखा है। तो मैंने वो चीज़ें की, उसके बहुत सारे केसेज हैं, उनकी एक एक की भी डिटेल अगर बात करना चाहें तो आप जो कह रहे थे अभी ऑडियंस से कि 2 दिन लग जाएंगे, 1.5 घंटा लग बिल्कुल जाएगा, वो लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के वो जो था कि इंटेलिजेंस वाले, मैंने फिर लोगों से कहा, मैंने कहा इंटेलिजेंस वाले के 2 पसली ज़्यादा होती है। बिल्कुल, ये ना, ये जो आईपीसी के जो केसेज हैं ये तो हमें पता है ही, हम भी पढ़ करके आए, उसी ट्रेनिंग एकेडमी से निकले, लॉ हमने भी पढ़ा और साथ में एलएलबी तो है ही है ऑब्वियसली। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज इंटेलिजेंस की है, मैंने कहा तुम लोगों को नहीं है, तुम लोग नहीं जानते, पब्लिक डीलिंग तुमने दूसरे तरीके से की है। तो हमें ऑफिस बैठ के भी निपटाना आता है और बाजार में खड़े होकर भी मामले निपटाने आते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ वहाँ पे, और वो साबित हुई और देखा कमाल है। और ये अब आपकी मतलब जीवन का हिस्सा ही रहा है ना, जब आप फील्ड पोस्टिंग में गए तब भी आपको मामलों के साथ साथ इस बात की चिंता थी कि ये जोड़े खत्म ना हो जाएं या यहाँ पेड़ लग जाएं। सामाजिकता की बात है, ये सामाजिकता की बात है, क्योंकि लेखक रहा हूँ तो सामाजिक सरोकार तो मेरा रहा ही था। जोहड़ ख़त्म हो जाना, उसके लिए तो मैं नाम लेकर के बताना चाहूँगा केसर सिंह साहब का। उन्होंने मुझसे पहले वहाँ पे जो काम किया था, लोग बोलते हैं कि धूप में आदमी खड़ा हुआ है फेल्ट हैट लगा करके और नक्शे बना रहा है, इंजीनियर थे वो, बाद में पुलिस में आए हैं, और उन्होंने जो जोहड़ का, अब एसपी हैं, और उन्होंने जो जोहड़ का निर्माण किया, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा काम वो कर चुके थे, हमें तो सिर्फ वहाँ पे पेड़ लगाने थे। उस जोड़ में पानी, बारिश आए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आए, तो वहाँ पे ट्यूबवेल, अरे किसी दानदाता को बोला यार ट्यूबवेल कर दो तो पेड़ बच जाएंगे, और उसने कर दिया जी। मैं फिर नाम लूँगा तो किसी का ये हो जाएगा कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ पब्लिक की, और फिर ये हो जाएगा कि उनसे पता नहीं इनकी क्या सांठ गांठ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने वहाँ पे वो कर दिया, बोरवेल कर दिया, उसके बाद हमने पेड़ लगाए। पुलिस लाइन में मेरी फौज खाली बैठी पड़ी है, अगर मैंने उनको सुबह सुबह 2 घंटे की ड्यूटी लगा दी पेड़ों के लिए, तो मुझे तो सिर्फ जबान हिलानी पड़ी। सही बात है। मेरा इंटेंशन तो था, लेकिन मैं अपने हाथों से जो कर सकता था वो हाथों से किया। सामाजिक बेहतरी के लिए, सामाजिकता की, बिल्कुल। अब लेकिन अभी अच्छा, आते समय मैं चूरू से, मैं अपने पैसे से वहाँ पे, क्योंकि लाइट का खर्चा वहाँ पे नहीं हो सकता था और लाइट का बिल कौन देता है ये हमारे उसमें नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक पंप सेट रखा था 7 किलोवाट का। अच्छा, 7 किलो फोटोज है मेरे, और ये था कि भाई इसमें हर थाने से 5-5 लीटर अगर डीजल हम डालेंगे तो अपना पंप चलेगा और पेड़ों को पानी मिलता रहेगा। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों मुझे पता लगा कि वहाँ से कोई पंप सेट ले गया और पेड़ वहाँ पे जो थे वो मर गए। बाद में मैं एसपी साहब से मिल करके बताया, मैंने कहा सर ये फोटो देखिए, ये सारी चीज़ें, इतना सारा कुछ हमने किया और मैंने कहा सारी मेहनत बेकार होगी। मेरे से ज़्यादा मैंने कहा उस भले आदमी की, केसर सिंह शेखावत साहब की सारी की सारी मेहनत खत्म हो गई। इतने पेड़ हमारे बड़े बड़े हो गए थे, 6-6 फीट बड़े पेड़ हो गए थे, जिनको थोड़े से दिन और पानी देने के बाद में फिर वो, लेकिन वो सारी खत्म हो गई चीज़ें। और वहाँ पे मैंने जो मंदिर बनाया, मंदिर एसपी साहब थे राहुल बारट साहब, बहुत ही बढ़िया इंसान, और बहुत ही, मैं तारीफ में कुछ नहीं कहूँगा उनके, सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे उनके साथ में काम करने का जो अपने आप में सम्मानित महसूस करता हूँ। उनकी गणेश जी में आस्था थी। जयपुर में बोले यार आप तो जयपुर के हो, जयपुर मूर्तियों का शहर है। मेरे एक जानकार हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, जो मेरे मंदिर में मूर्ति है वो भी उसी की बनाई हुई है। तो उसने इतनी प्यारी मूर्ति बना के दी। अब उसके लिए मैंने कहा कि सर अपन लोगों को बुलाते हैं यार, बोले पॉलिटिशियंस की बात हो जाएगी कि साहब यहाँ पे मंदिर ये हो। मैंने खुद ने, मैं अच्छा शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ठीक है, कई सारी चीज़ें गीता वीता सब कंठस्थ कर रखी हैं, तो मैंने अपने आप ही अकेले ने वहाँ पे स्थापना करके और मंदिर की स्थापना कर दी। पुलिस हेडक्वार्टर से हरिप्रकाश शर्मा साहब, हाँ यही नाम है, आईजी रिटायर हो गए वो यहीं पे। तो उनको जब पता लगा और जब वो देखने आए और जब मैंने उनको मंत्रोच्चार के साथ में गणेश पूजा करवाई, तो वो भी ताजुब कर रहे थे कि यार कोई पुलिस वाला एक साहित्यकार भी हो सकता है और एक पंडितगिरी का काम भी कर सकता है। मतलब ऐसा तो मुझे लगता है कोई फील्ड बचा नहीं जहाँ हम अब विस्तृत रूप से नहीं पहुंच पाए हों। जीवन का आनंद आपने पूरा उसको हर समीकरण के हिसाब से लिया है। ये मैं अपनी माँ और मेरे पिताजी को श्रेय देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि माँ ने शुरू में मुझे, एक बार बचपन में डर गया था
छोटा था बहुत, सपना आया तो डर जाता है, डर गया। उस दिन माँ ने मुझे कहा कि डरता है, डर, तू डरेगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी। शमशान में लेकर के गई और वहाँ पे मुझे मतलब मीठा खिलाया। अच्छा। मैं वो सारी हकीकत को बताऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सिर्फ यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे बोला कुछ नहीं होता, ये मरे हुए लोग तुम्हारी क्या बिगाड़ लेंगे, जिनको बोलने के लिए भी किसी शरीर की ज़रूरत होती है। एक डायलॉग, ये डायलॉग जो ना, इसको इलेबोरेट करके देखें तो अरे जिनको बोलने तक के लिए शक्ति नहीं है, सही बात है, वो और किसी का क्या किसी में बिगाड़ेंगे। देवता आकर के और फिर वो क्या बिगाड़ लेंगे। सही एक बात बात, और गीता का एक श्लोक, पहला श्लोक उन्होंने मुझे याद करवाया, क्लेब्यम माँ इसमें गमय नेतत्व युग पद्धति, क्लेब्यम माँ इसमें गमय पार्थ नेतत्व युग पद्धति, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो उत्तिष्ठ परंतप, हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके, इस तरह से था उसका अर्थ। और उस गीता के बाद में फिर गीता अध्ययन ऐसा चला कि गीता पूरी 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए, और जो योग की मैं बात बता रहा था उसका 6ठा अध्याय, उसमें योग की वही प्रक्रिया जो मुझे पिताजी ने सिखाई, पिताजी को दादाजी ने सिखाई, वो सारी चीज़ें वो करते हुए बाद में फिर वेद भी पढ़ लिए, बाइबल भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ ली, मेरे पास नीचे रखी है मेरी सारी। तो ये कर्मकांड की चीज़ें, तो वो फील्ड अपनी जगह पर है, अपने आप आ गया जी। अपने आप। और ये सब तो आजीवन साथ ये चलता तो ही रहा है, आजीवन साथ चलता रहा, ये तो आजीवन मतलब साथ वक्त चलता आप हमेशा से वक्त निकालते रहे हैं ना, मैं सुबह वही बोल रहा हूँ शाम, कि जब भी आपको मतलब टाइम मिला है साहित्य यात्रा की जब बात करते जी। हैं, साहित्य यात्रा में काव्य साधना, दो चीज़ें हो गई। जी। अब ये पुरानी 76 की डायरी है, डायरी जिसमें मैं अपनी देख रहा हूँ एक बात लिखता रहा हूँ, भरी अच्छी भी और बुरी भी, कि मैं बहक Everything. कहाँ गया, मैं कहाँ बहक गया और कहाँ मैं सुधर गया। कमाल है। ये वो अचीवमेंट है जो मैं बोल रहा था कि अच्छा। आतंकवादियों के घर में घुस के, तो उस अच्छा, वो achievement भी को- आपने वो मैंने लिख के रखे हैं। लिख लिया। और ये अचीवमेंट क्या सर, ये तो वो कहानियां हैं जो दुनिया के सामने किसी दिन आनी चाहिए, चाहे किसी फिल्म के रूप में आए, वो चाहे जो उसकी दास्तान वाली किताब है जी। उसके रजिस्टर वाले पन्ने तो कहीं पे मैं रखकर भूल गया। अच्छा। लेकिन जब वो बारिश में भीग करके खराब होने लगे तो उस सबको उतार करके मैंने शायद इस डायरी में मैंने उतार लिया उसको, ये सब खुद हाथ से लिखा है। सब खुद हाथ से लिखा मैंने। कमाल है सर, कमाल है। इतना मतलब लिखने की प्रैक्टिस तो बहुत, लिखना आपको अच्छा लगता है ना? लिखना मुझे लिखना अच्छा बहुत अच्छा लगता है आपको। और ये जब इस सामाजिक जीवन, या मैं कहूँ कि प्रोफेशनल लाइफ से जब रिटायर हो गए, जी, तो अब आप अपने आप को पूरा बेहतरीन टाइम दे पा रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, खूब चीज़ें। लिखने का यही है, क्योंकि मैंने कभी कभी लगता है गलत डिसीजन ले लिया कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और वकालत शुरू कर दी। रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा लेखन में पूरा ध्यान देना चाहिए था, और मेरी जो दूसरी विधाएं छूट गई हैं, जी। म्यूजिक की और पेंटिंग की, पेंटिंग मैंने की और ये नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटेगा। और आपने बताया था ये धरोहर भी अब स्टूडियो का रूप लेने जा रही है बहुत जल्दी। लेने जा रही है। अभी इसको पूरा कंप्लीट मैं कर नहीं पाया, बीच में कोरोना की वजह से भी काफ़ी काम रुक गया इसमें। अदरवाइज क्योंकि मैं खुद पेंटर रहा हूँ, आर्टिस्ट रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद ना करके, और मुनीर एक नाम है, उसको मैंने बात की थी, मैंने कहा बेटा आकर के, और जिस तरह से बोला सर इसको ज़रूर करेंगे, इसको पूरा रंग महल बना देंगे और हमारी स्टेज बना करके और इसको स्टूडियो डेफिनेटली जिस दिन बनेगा उस दिन पहला कोई भी गोष्ठी होगी मैं जरूर देखने आऊंगा या सुनने आऊंगा। कविता गोष्ठी, बहुत शेर व शायरी के लिए वो उसको बहुत अमेजिंग। जाते जाते सर एक कुछ सुना दीजिए ना, मतलब कोई गीत, कोई गजल, आपका कोई मिसरा जो आपके बहुत करीब हो। मेरा अपना खुद का तो है ही, जो मैं अपनी एक टैगलाइन में, मुझको दबाने की कोशिश न होगी कामयाब, मुझको दबाने की कोशिश न होगी कामयाब, आवाज़ ज़मीर हूँ बातिल नहीं हूँ मैं। बातिल का मतलब होता है झूठ, या जो आप है नहीं उसको दिखाने की जो बात होती है वो बातिल होता है। मुझको दबाने की कोशिश न होगी कामयाब, आवाज़ ज़मीर हूँ बातिल नहीं हूँ मैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर करता रहा है वो मेरे मामा जी का, मुझे नहीं पता कि ये उनका खुद का कहा हुआ था या उन्होंने किसी और का कहते थे। वो मैं अपने पूरी लाइफ में कहीं पे देखता हूँ, पुलिस में सर्विस की हो, चाहे सामाजिक जीवन में भी कई लोगों को रास्ते पे लाया हूँ, तो वो बोला करते थे, वो मैं बोलना चाहता हूँ। माना कि इस जहान को गुलशन न दे सके,
माना कि इस जान को हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस समाज को सुधारने का प्रयास किया है और दुनिया में अच्छे से अच्छा देते रहे, लेकिन आज भी हमें उस अच्छाई की ज़रूरत पड़ रही है और ज़्यादा देते रहने की ज़रूरत पड़ रही है। उस तरफ इशारा करते हैं वो, और वो मेरे पूरे लाइफ में चलता आया। और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को देखता हूँ, अपनी सीमाओं को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैं वो नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मतलब एक बहुत अच्छा बगीचा मैं इस दुनिया में नहीं दे सका। उसी को इंडिकेट कर रहा हूँ कि माना कि इस जहान को गुलशन न दे सके, कांटे तो कम कर ही दिए गुजरे जिधर से हम। पाँव में मेरे कांटे जो चुभे हैं, वो मैंने उस गुलशन में से उन कांटों को कम तो किया ना। मुझे पता नहीं किस फिल्म का वो डायलॉग है कि बेटा तू अंधा है, तू फौज में जाके क्या करेगा, माँ मैं दुश्मन की एक गोली कम कर दूंगा। अरे वाह। तो ठीक इसी तरह से इस कांटों भरे रास्ते में से गुजरते हुए जितने कांटे मेरे पाँव में चुभे, मैंने उतने कांटे कम कर दिए। मुझ पर जो भी तोहमतें लगी, कुछ और भी लगी, लगती रहेंगी और भी होंगी, मुझे उनकी चिंता नहीं है, लेकिन वो कांटे मैं कम कर रहा हूँ। मेरे दुश्मन भी बन गए हैं, लोग बन गए होंगे, ठीक है, मैं अपनी अच्छाई करता रहूँगा। इसलिए बोलता हूँ, माना कि मैं इसमें बहुत कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जो कर नहीं पाया। मैं अपनी कोई 2.5 करोड़ 3 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बना पाया, नहीं बना पाया, ठीक है, लेकिन जो मैं अपना सरमाया बना सका, और अब जो मैं जितना कर पाऊँगा वो मेरे लिए उसी तरह से होगा कि इस जहां को गुलशन न दे सके तो कोई बात नहीं, कांटे तो कम कर दो। बेसिक वो एक हिंदी लाइन है बहुत बड़ी, जो प्राप्त है पर्याप्त है वाली चीज़ हो जाती है, वो पर्याप्त है। काफ़ी बहुत इंस्पायरिंग लगा सर आज की, और मुझे लग रहा है अब तक का सबसे मोटिवेटिंग एपिसोड मैंने आज शूट किया है। मुझे नहीं लगता सर कि मेरे पास आज कोई शब्द हैं किसी समापन के लिए, किसी चीज़ के लिए। और आप हुकुम सिंह साहब को सुन रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ऐसे लोग इस दुनिया में हैं तब तक इस दुनिया में निराशा जैसी भावनाएं बहुत कम होंगी, और होंगी तो भी इनके इतने सारे लिखी हुई चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, आप जाइए, आप पढ़िए, आपको आपके अंदर से निराशा खत्म होने लगेगी, और आपको लगेगा कि जीवन हर मोड़ पर एक नया अवसर है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं सीखा, आप जब शुरुआत करेंगे वहीं से चीज़ें शुरू हो जाएगी। अंत में मैं मन ग्रोवर सफल कहानी के इस एपिसोड में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आज हमने इनसे सीखा है 2 लाइनों में, कि मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ, मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सफलकहानी.com। थैंक यू।